Hello, good afternoon, friends. You are watching Defense of Defense Classes YouTube channel. So, welcome to our channel, friends. तो दोस्तों जितने भी आप लोग फ्रेंड्स हैं हमारे, जितने भी एस्पिरेंट हैं एनडीए, नेवी, एयरफोर्स, सीडीएस, एफकेट, एसएसबी इंटरव्यू, सभी एग्जाम्स के यहाँ पे प्रिपरेशन होती है। सबसे पहले जल्दी से इंट्रोडक्शन दे दूँ मैं आप लोगों को। क्लास काफ़ी लेट चल रहा था दोस्तों, तो अकॉर्डिंग टू आवर चैनल दोस्तों आप देख रहे हैं डिफेंस ऑफ डिफेंस क्लासेस, ठीक है। आपका इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। गुड आफ्टरनून विश करना चाहूँगा सबसे पहले, और आप लोगों को सभी चीज़ बताना चाहूँगा। यहाँ पे सभी डिफेंस एग्जाम की प्रिपरेशन की जाती है, बिल्कुल बेसिक से लेकर हाई लेवल तक की, बिल्कुल रिटर्न से लेकर मेडिकल से लेकर मेरिट तक की फुल प्रिपरेशन की जाती है। चाहे वो देखिए दोस्तों, सभी एग्जाम के नेम भी लिखे हुए हैं यहाँ पे, आप लोग देख ही रहे होंगे, ठीक है ना। आई होप तो सभी चीज़ सीडीएस, एफकेट, एसएसबी इंटरव्यू, एयरफोर्स XY, नेवी AASSR। तो दोस्तों ये फाउंडेशन क्लासेस है, जैसे कि मैंने बोला था मॉर्निंग में जो आप लोग को चलेगी, जो फाउंडेशन क्लासेस चलेगी, ठीक है। और दोस्तों ये देखिए फिजिक्स का क्लास है आज, जैसा कि आप लोग हाईली डिमांड कर रहे थे। आप लोगों को सपोर्ट देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगा दोस्तों। इससे पहले कि मेरे 2 टेलीग्राम चैनल है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी या कमेंट में पिन की हुई मिल जाएगी। दोनों लिंक को क्लिक करके आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि इंपॉर्टेंट PDF और सभी चीज़ डिस्कशन मिल सके, वहाँ पर हो सके, ठीक है। तो दोस्तों मैं जैसा कि आप लोगों को बता रहा था कि सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन A to Z फुल वे में स्ट्रेटेजी के साथ प्लान करके कराई जाती है दोस्तों। तो कृपया फेथ रख सकते हैं। जो भी नए होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा दोस्तों। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि डेली यहाँ पे क्लास चलेगी। मॉर्निंग में जो होता है फाउंडेशन क्लास चलता है एनडीए सीडीएस एफकेट के लिए, जो कि बिल्कुल जीएटी के लिए, और इंग्लिश के लिए जो होता है जनरल एबिलिटी टेस्ट में हिस्ट्री, इंग्लिश, जितना भी है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जितना भी है सबका फाउंडेशन क्लास बिल्कुल बेसिक से यूपीएससी प्री लेवल तक और यूपीएससी मेंस लेवल तक। और दोस्तों अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी भी पढ़ा रहे हैं तो वो भी नीट और IIT JEE लेवल तक की मैं पढ़ा दूँगा, ताकि एक क्वेश्चन भी कहीं ना जाए। क्योंकि दोस्तों मैं इतना अच्छा ब्रीफ एक्सप्लेन करूँगा, कोई भी चीज़ छोड़ूंगा नहीं, और जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा वो भी कवर कराई जाएगी। तो दोस्तों देर ना करते हुए अपना टॉपिक पे आता हूँ। और दोस्तों मैं आप लोगों को सभी चीज़ बता चुका हूँ इससे पहले कि दोस्तों शाम में जो इवनिंग की समय में जो होती है दोस्तों, सिर्फ प्रैक्टिस सेट और मोस्ट एक्सपेक्टेड सेलेक्टेड क्वेश्चन जो मैं टॉप 1000 स्टार्ट किया हूँ एयरफोर्स Y ग्रुप के लिए, एयरफोर्स X ग्रुप के लिए, और इतना नेवी AASSR के लिए फिजिक्स का, मैथ का, और Y ग्रुप के लिए रागा और इंग्लिश का मिक्स मतलब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उसको कर लीजिएगा, डायरेक्ट आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और बीच बीच में जो प्लेलिस्ट मैं बना दूंगा, ठीक है, आने वाले समय में, ताकि आप लोगों को कोई तरह की दिक्कत नहीं हो। X ग्रुप के लिए अलग, Y ग्रुप के लिए अलग। सिर्फ आप लोग सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट लोग को जोड़िए, एस्पिरेंट लोग को जोड़िए, बिल्कुल धांसू सब प्रिपरेशन कराई जाएगी एकदम फुल। और गारंटी देता हूँ दोस्तों, जिनका भी ये लास्ट अटैम्प्ट है या फर्स्ट अटैम्प्ट है, इस अटैम्प्ट में पक्का सिलेक्शन होगा। बस सिर्फ एंड तक बने रहिएगा हमारे सेशन तक, जब तक मैं क्लास लूँ। और पूरा वीडियो को वॉच कीजिए, नोट्स बनाइए, प्रॉपर रिवाइज कीजिए डेली का डेली। ज़्यादा पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं, बट क्वांटिटी और क्वालिटी पढ़िए, वो फ़ायदा रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो देर ना करते हुए स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले दोस्तों जो होता है क्या, तो दोस्तों मैथ के लिए भी मैंने जो है क्लास स्टार्ट कर चुका हूँ। जो क्लास नंबर 2 तक मैंने कराया था, बीच में थोड़ा सा मेरा प्रॉब्लम आ गया था, तो मैं क्लास नहीं लिया। बट हाँ, एक चीज़ बताना चाहूँगा मैं, जो मैराथन क्लास होता है दोस्तों, आपका कोई चीज़ का नुकसान नहीं होने देगा। जो मैं बीच में मैराथन क्लास लेके आऊँगा, जो कि 3 से 4 घंटा का क्लास हो, काफ़ी कुछ उसमें कवर कराई जाएगी यहाँ पे डिटेल में, और इंपॉर्टेंट भी पढ़ाई जाएगी ड्यू टू लॉकडाउन। दोस्तों अभी हम लोग फिलहाल ब्रीफ में पढ़ेंगे और थोड़ा एक्सलेट करके पढ़ेंगे, जल्दी में पढ़ेंगे। क्वांटिटी अच्छी से मिलेगी बट स्पीड में मिलेगी, ठीक है। ये होता है ना कि धीरे धीरे मिलता है, बट मैं पहले धीरे धीरे पढ़ा रहा था, अभी सभी चीज़ कवर करा दूंगा। जितना दिन का भी गैप हुआ, जल्दी से जल्दी रेगुलर क्लास मिलेगी दोपहर के समय दोस्तों। यहाँ पे टाइम टेबल का मिल जाएगा आई बटन पे क्लासेस, और जितना भी इंपॉर्टेंट वीडियो होगी सभी आई बटन पे आपको मिल जाएगी। देर ना करते हुए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करूँगा मैं, ठीक है। तो दोस्तों स्टार्टिंग से पहले मैं इतना ही बोलना चाहूँगा, कंप्लीट मैराथन में आपका कोई भी क्लास डिले नहीं होगा। जो भी क्लास डिले हुआ वो मैराथन में कंप्लीट करा दी जाएगी। मैंने पहले भी इंपॉर्टेंट वीडियो कराया मैराथन का, काफ़ी कुछ कवर करा चुका हूँ एक वीडियो में, इसलिए स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून एंड लेट्स स्टार्ट द स्टडी ऑफ, ठीक है दोस्तों। तो मैं स्टार्ट करता हूँ सभी डिफेंस एग्जाम की, बिल्कुल एकदम फॉर्म में रहना हम लोग को। इससे पहले एक चीज़ बताऊँगा दोस्तों, जो भी नए होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा दोस्तों। हमारा चैनल है ये डिफेंस ऑफ डिफेंस क्लासेस यूट्यूब चैनल है, ठीक है दोस्तों। तो आज देखिए आप लोग को दिखा दूँ थोड़ा सा। तो दोस्तों देखिए ये हमारा यूट्यूब चैनल है डिफेंस ऑफ डिफेंस क्लासेस, देख लीजिए। यहाँ पे लगभग आपको सभी चीज़ डिटेल मिल जाएगी। देखिए सभी चीज़ यहाँ पे मैंने क्लासेस स्टार्ट की है। 380 सब्सक्राइबर मिलेंगे आपको, और टेलीग्राम चैनल भी होगा, तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। सभी एनडीए एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाती है बिल्कुल अच्छे से। एनडीए, सीडीएस, एफकेट, एसएसबी इंटरव्यू, नेवी, एयरफोर्स, जितना भी एग्जाम है सभी का बिल्कुल ही अच्छे तरीके से रिटर्न टू मेरिट एकदम, और ऑल टोटल जितने भी आप लोग को एक्स्ट्रा डाउट इन्फॉर्मेशन सभी चीज़ आप लोग पूछ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे, या कमेंट करके क्लासेस के रिगार्डिंग, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे टाइम टेबल की आप लोग को मिल जाएगी क्लासेस की, कौन सा कब मॉर्निंग में कौन सा क्लास चलेगा, फाउंडेशन क्लास का टाइमिंग कब से है, जैसे अलग अलग सब्जेक्ट का, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आप लोग को आई बटन पर मिल जाएगी क्लासेस। तो आई होप आप लोग सभी चीज़ देख लिए होंगे, और इवनिंग में कौन सा क्लास चल रहा है, सेलेक्टेड क्वेश्चन का सीरीज़ कौन सा, कब फिजिक्स होगा, कब मैथ होगा, सभी का टाइम टेबल बना चुका हूँ मैं।
तो जितने भी होंगे आप लोग दोस्तों देखे रहोगे यहाँ पे ये क्या है, NDA 1 2020 मिशन 600 प्लस का टारगेट हम लोग का स्मार्ट स्टडी प्लान है दोस्तों, सभी एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल है। इस पर यहाँ पे दोस्तों क्योंकि बिल्कुल फाउंडेशन से स्टार्ट कर रहा हूँ, एयरफोर्स एक्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और साथ साथ नेवी डबल SSR में जो फिजिक्स आती है 25 मार्क्स का, और दोनों में 25-25 मार्क्स का था। आप लोग बहुत कन्फ्यूज़ होते हो कैसे फिजिक्स पढ़ें, फिजिक्स का फियर पूरा दूर कर दूँगा दोस्तों, बिल्कुल भी बेसिक से और बिल्कुल ही अच्छे से पढ़ाऊँगा, तो आप लोग को कोई तरह का डाउट आएगा नहीं। सिर्फ फेथ रखिए, कंप्लीट वॉच कीजिएगा टिल एंड तक वीडियो को। काफ़ी स्मार्ट स्टडी करने का तरीका मैं बताऊंगा कैसे है, स्मार्ट स्टडी कैसे करना चाहिए। पूरा बुक हम लोग को नहीं पढ़ना, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या कैसे है और कितना इंपॉर्टेंट है, सभी चीज़ अच्छे से बिल्कुल डिस्कस की जाएगी। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो काफ़ी कुछ मैंने यहाँ पे कवर कराऊंगा दोस्तों, सिर्फ एंड तक देखिएगा। चलिए दोस्तों आप लोग को बताता हूँ, जैसा कि क्लास आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे फिजिक्स का है, क्लास नंबर 2 है, पहला क्लास हो चुका है दोस्तों, ठीक है। इंट्रोडक्शन था, उसमें सभी चीज़ मैंने बताया दोस्तों। ये जो चैप्टर का नेम है यहाँ लिख लीजिए, PWM मतलब फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, जो इंपॉर्टेंट है सभी चीज़ मैं कराऊंगा, कुछ भी नहीं छोड़ने वाला, बस फेथ रखिएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, तो सभी चीज़ मैं बिल्कुल डिटेल से दिखा दूँ सभी चीज़ को, ठीक है। तो जितने भी नए एस्पिरेंट होंगे कोई तरह का आप लोगों को दिक्कत नहीं होने वाला। तो दोस्तों लेट्स स्टार्ट द वीडियो क्लासेस। ओके दोस्तों, लॉकडाउन में बढ़िया से पढ़िए आप लोग, घर पे सेफ होकर, बिल्कुल बेसिक से एकदम अच्छे से स्टार्ट कर रहा हूँ दोस्तों। ऐसा क्लासेस आपको कहीं पे नहीं मिलेगा, बिल्कुल अच्छे से दोस्तों। पहले क्लास 1 में मैंने काफ़ी कुछ पढ़ा चुका हूँ, और उसको जाके ज़रूर देखिएगा, आई बटन पर मिल जाएगी। और दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूँ, बिल्कुल फेथ रख के अच्छे से पढ़िए, सभी एग्जाम्स को कवर करा दूंगा मैं, बस सिर्फ फेथ रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किए, नए लोगों को जोड़िए। जो भी इधर उधर भटक रहे हैं दोस्तों, उनको बोलिए कि अच्छे चैनल पे विजिट करें, हमारे चैनल पे एक बार विजिट करके देखें। 1-2 दिन, एक सप्ताह का आप क्लास लीजिए, अच्छा ना लगे तो आप ज़रूर छोड़ के चल जा सकते हैं दोस्तों। बिल्कुल डेडिकेटेड स्टडी कराई जाएगी, बिल्कुल अच्छे से। ये दोस्तों आप लोग को एक एक्सपीरियंस टीचर के थ्रू आप लोग पढ़ाया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो इंट्रोडक्शन दोस्तों देखिए, ये फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट होता क्या ना, कि इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है दोस्तों, जिसमें कि 1 का A, B और C करके पार्ट होता है, ठीक है। तो हम लोग 1 का A कंप्लीट कर चुके थे दोस्तों, और 1 का B हम लोग 1 का A पार्ट पढ़ रहे थे, जिसमें कि 1 का A पार्ट में काफ़ी कुछ मैंने कवर किया है। जैसे कि देखिए 1 का A पार्ट है, व्हाट इज साइंस था, द साइंस एंड मेथड ऑफ साइंटिफिक स्टडी, व्हाट इज फिजिक्स, स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। तो दोस्तों ये सब इनडायरेक्टली क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे एयरफोर्स ने भी पूछ दिया कुछ स्टैटिक जीके टाइप में, ये इसका आविष्कार किसने किया था। तो ये दोस्तों सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा, रेलवे SSC के लिए भी, कि कुछ चीज़ का डिस्कवर किसने किया था, ठीक है, और वो साइंटिस्ट कहाँ से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो वो सब अब कब हुआ था, तो ये सब चीज़ मैंने डीपली में नहीं पढ़ाया, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं था इसलिए। अब दोस्तों देखिए जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम ओरिएंटेड, इससे NDA में भी क्वेश्चन बना है, तो क्या है, फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। यहाँ से हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है, जिसमें कि 1 का A पार्ट में सभी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज़ है, फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। उसके बाद जो होता है दोस्तों टुवर्ड यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस, उसका नेचर ऑफ फिजिक्स लॉ। तो आज हम लोग ये 3 टॉपिक कंप्लीट करेंगे, बाद बाकी इधर का सभी चीज़ मैंने कंप्लीट कराया है। बिल्कुल PDF इसका मिलेगा, और PDF मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया पहले, ठीक है दोस्तों, क्लास के पहले ही मैं अपलोड कर देता हूँ, ताकि 1 सेकंड का भी देरी ना हो और आप लोग डेडिकेटेड स्टडी कर सकें। नोट्स जरूर बनेगा दोस्तों, रिवाइज जरूर कीजिएगा, एक नहीं तो 2 बार वीडियो देख के जरूर नोट्स बनाएं। और कुछ समझ में नहीं आता तो दोस्तों वीडियो को रिवाइंड करके 2 बार देखें, जरूर समझ में आएगा। उसके बाद भी नहीं आता तो कमेंट कीजिए, टेलीग्राम है वहाँ पर भी डिस्कशन कीजिए, मैं वहाँ पर रहूँगा अवेलेबल। कोई क्वेश्चन डाउट हो तो वहाँ पर पूछ सकते हैं, बिल्कुल पेड कोर्स जैसा फीलिंग आएगा। और मैं गारंटी देता हूँ दोस्तों, सिलेक्शन का इस बार जिनका भी ये अटैम्प्ट है आपकी, क्योंकि दोस्तों जिनका भी मैंने जो NDA का एग्ज़ाम के अपडेट जो कल परसों मैंने अपलोड किया था वीडियो, उसको भी जाके जरूर देखिए, कब एग्जाम होने वाला है, वहाँ पे NDA का क्लियर पता चल जाएगा दोस्तों। तो ये दोस्तों सभी एग्जाम्स के लिए है, CDS FCAT सभी के लिए, तो कोई तरह का दिक्कत नहीं होने वाला दोस्तों। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग क्या है फंडामेंटल प्रोसेस नीचे, जो है दोस्तों मेन और बहुत इंपॉर्टेंट। इतना सारा लिखा हुआ मैं इंपॉर्टेंट, देखिए दोस्तों स्मार्ट वर्क हम लोग को करना है, तो जो भी इसमें सार निकल के आता है, इसका जो रेसिपी निकल के आती है, इतने सारे मेथड दिए हुए हैं, इसका जो रेसिपी और जो मीनिंग निकल के आता है दोस्तों, इसको मैं डिस्कस करूंगा विथ हिंदी एंड इंग्लिश एक्सप्लेनेशन बोथ। ओके दोस्तों, ताकि वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को समझ में आए। हाँ, यहाँ पे हिंदी नहीं लिखी हुई है, तो आप लोग कृपया, मैं आप लोग से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि हिंदी को भूलने का कोशिश कीजिए। भूलने का नहीं, मतलब एग्जाम में दोस्तों देखिए SSB इंटरव्यू में इंग्लिश आपका पकड़ोगे तो इंग्लिश सीखिए, हिंदी में जो टर्मोलॉजी यूज होगी मैं जरूर उसको डिस्कस करूँगा, ठीक है। आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों की विथ पार्शियल फ्लो ऑफ स्टडी कराई जाएगी, ताकि कोई तरह का दिक्कत ना हो, कोई भी स्टूडेंट ये ना कहे कि मुझे हिंदी इंग्लिश का फीलिंग आ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो मैं दोनों में आप लोगों को PDF भी प्रोवाइड करूंगा, जैसा कि आने वाले समय में, ठीक है। तो देर ना करते दोस्तों 30 मिनट या 35 मिनट की क्लास होगी, और आने वाले समय में मैं मैराथन लूँगा, जो भी डिले होगा क्लास उसको कवर कर दी जाएगी, और थोड़ा स्पीड में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है दोस्तों। तो होता क्या है, फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर क्या है, वी नो दैट फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर। आप लोगों को पता होगा नेचर, नेचुरल फिनोमेना का फिजिक्स स्टडी होता है, ठीक है। तो ये जो डील करता है बेसिक लॉ और कुछ नेचुरल वर्ल्ड जो होते हैं हमारे, जितने भी प्राकृतिक हमारे संसार हैं, इसमें कुछ
नेचर का लॉ दिया हुआ, ठीक है, बेसिक सा लॉ दिया हुआ। बेसिक बोले तो एकदम सार से, जहाँ से हम लोग का बेस बनता है वहाँ से कुछ कुछ लॉ है, लॉ निकल के आता है, यानी नियम निकल के आती है, ठीक है दोस्तों। तो कुछ लॉ निकल के आती है, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, कोई तरह का दिक्कत नहीं होने देंगे दोस्तों, एकदम बिल्कुल। कोई भी डाउट होगा आप लोग सजेशन जरूर कीजिएगा कि मुझे इस टाइप का दिक्कत आ रही है पढ़ने में, तो मैं उसको रिजॉल्व करूँगा, उसको इन्हांस करूँगा दोस्तों। आप लोग का लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और सपोर्ट जो होता है दोस्तों, उससे मुझे सपोर्ट मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सकता हूँ दोस्तों। आप लोग जितना सब्सक्राइबर ग्रो कीजिएगा आप लोग को ज़्यादा फ़ायदा होगा अच्छे से सभी चीज़। तो दोस्तों फाइनली अपने टॉपिक पे आता हूँ। तो जितने भी फंडामेंटल प्रोसेस होता है नेचर के नियम पे बेस होते हैं, ठीक है दोस्तों। जितने भी हमारे नेचर बोले तो हमारे प्राकृतिक के नियम पे बेस होते हैं, जो भी हमारा फिजिकल वर्ल्ड है, ठीक है, उसी के बारे में, ठीक है। तो मैं सिंपली आप लोग को एकदम ईजी लैंग्वेज में समझाऊँगा, ठीक है। तो दोस्तों कुछ तो फोर्स होती है, वैसा जो पुश और पुल करने से आप लोग को देखते होंगे, कभी आप कोई चीज़ खींचते हैं तो कुछ फोर्स निकलती है, वहाँ पे ताकत का वर्क का प्रयोग होता है, तो ठीक है दोस्तों, वहाँ पे भी कोई एनर्जी होती है, ठीक है, फोर्स लगता है आप लोगों को। उसी तरह पुश करते हैं, धकेलते हैं तो ताकत लगता है, और ताकत से ही एनर्जी होती है, और एनर्जी से ही काम होता है, ठीक है, वर्क होता है। रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी और स्टॉप अ मूविंग बॉडी, ठीक है। डिफॉर्म ब्रेक द बॉडी, मतलब आप लोग को जानते होंगे, जितने भी किसी भी चीज़ को रोकने के लिए आप लोग को फोर्स लगाना होता है, या किसी की चीज़ को एक्सलेट करने यानी तेज़ी या गति में लाने के लिए भी एक्सलेट करना मतलब फोर्स लगाना पड़ता है। तो फोर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फिजिक्स में, यानी भौतिकी में, ठीक है, लोग पता होना चाहिए। वी रियलाइज द इम्पैक्ट ऑफ फोर्सेस, ठीक है, हम लोग रियलाइज कर सकते हैं फोर्सेस का इम्पैक्ट को, क्या होता है फोर्स का इम्पैक्ट जो होता है। व्हेन समबडी हिट अस, इस टाइप का कुछ ऐसा चीज़ है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ड्यू टू प्रेशर से बनता है, जिसको किसी सरफेस टेंशन बोलते हैं। आगे सभी चीज़ ब्रीफ में पढ़ेंगे। फोर्स ड्यू टू बायंसी, अलग अलग चैप्टर है इंडिविजुअली। टेंशन इन स्प्रिंग, मस्कुलर फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्सेस, ठीक है दोस्तों। तो सभी इसी से रिलेटेड फोर्स बनते हैं। विस्कस फोर्सेस, जिसको कि हम लोग संयंता फोर्स बोलते हैं, ठीक है, संयंता जिसको बोलते हैं हिंदी में। देयर आर द फोर्सेस बिटवीन चार्ज पार्टिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो दोस्तों बहुत टाइप के फोर्स होते हैं। तो जो बेसिक हमारे जो होते हैं वो 4 फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं दोस्तों। बिल्कुल ही अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा क्यों होते हैं, क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्यों, इसका एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को क्लियर करूंगा। बस आप लोग को दोस्तों पढ़ाई में मन लगाते रहना है। मैं इतना करा दूंगा दोस्तों, आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, इतना गारंटी देता हूँ। 99% डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, और जो 1-8% है वो भी कॉन्सेप्ट से आएगा। तो मतलब कुछ बाहर आना ही नहीं, ठीक है दोस्तों, इतना मैं करा दूंगा। सिर्फ स्टे कनेक्टेड, बिल्कुल PDF एकदम पेड कोर्स के जैसा फीलिंग आएगी, ठीक है दोस्तों। तो ग्रेविटेशनल फोर्सेस, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, 4 टाइप के फोर्स होते हैं। एक एक करके हम लोग डीपली और ब्रीफली देखते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्सेस क्या होता है दोस्तों, आप लोगों को पता होना चाहिए। ग्रेविटेशनल फोर्सेस इज द फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ देयर मासेस, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स वैसा फोर्स होता है, या गुरुत्वाकर्षण बल जो वैसा चीज़ होता है, वैसा बल होता है, चीज़ क्या बल होते हैं, जो कि 2 ऑब्जेक्ट यानी दो ऑब्जेक्ट, जिसको 2 वस्तु के मासेस पे काम करता है, ठीक है, जो भी वजन है, क्योंकि M1 और M2 2 वजन होता है, 2 ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट O1 और ऑब्जेक्ट O2, ठीक है। और उसका ऑब्जेक्ट का जो है M1 और M2 जो है मास है, ठीक है दोस्तों। आप लोग देख रहे हैं क्लियरली, मैं सिंपल बता रहा हूँ। मास क्या होता है दोस्तों, वजन होता है। देखिए अच्छे से मैं फिर से लिख देता हूँ। यहाँ पे M1 है, यहाँ पे M2 है, कोई 2 बॉडी है, उसका ऑब्जेक्ट मतलब कोई 2 ऑब्जेक्ट है O1 और O2, उसका मास M1 और M2 है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें जो अट्रैक्शन फोर्स होते हैं, ठीक है, अट्रैक्शन बोले तो गुरुत्वाकर्षण बल होता है क्या, सिंपली आप लोग देखते होंगे कोई भी चीज़ पेन फेंकते हो नीचे आ जाता है ज़मीन में, ठीक है। तो धरती एक बहुत बड़ा सोर्स होता है अट्रैक्शन का, ग्रेविटेशन फोर्स का, ठीक है, जो कि अट्रैक्ट करता है। ये सब दोस्तों एटमॉस्फेयर से, ये कहाँ से आया दोस्तों, अट्रैक्शन दोस्तों कहाँ से आया, हमारा पृथ्वी में जो है दोस्तों। जब आप लोग बिग बैंग थ्योरी से अगर पढ़ते हैं, ज्योग्राफी में जब पढ़ाऊंगा तो आप लोग ज़्यादा अच्छे से समझाऊंगा ग्रेविटेशनल फोर्स बना कैसे, सबसे पहला एलिमेंट क्या आया था, सबसे पहले सभी चीज़, केमिस्ट्री कैसे रिलेटेड है एक दूसरे से, तो उससे जानने को भी चीज़ मिलेगा आप लोगों को बहुत कुछ, ठीक है दोस्तों। तो अच्छे से रहिए, अच्छे से पढ़िए, ठीक है। जो बोलता हूँ उसको नोट करते जाइएगा, जो भी नोट्स अभी लिखाऊंगा, नोट्स जो चीज़ लिखने बोलूँगा उसको जरूर लिख लीजिएगा। बाद बाकी मैं इसका नोट्स पूरा आप लोग को दे दिया हूँ टेलीग्राम चैनल पे, तो कोई तरह का दिक्कत नहीं आने वाला। आप लोग डोंट बी हेजिटेट, ओके गाइस। नेक्स्ट लेट्स प्रोसीड हियर। तो हम लोग कहाँ पे थे दोस्तों, जैसा कि 2 ऑब्जेक्ट था, तो हम लोग अभी बता रहे थे एटमॉस्फेयर हमारा जो गोला है, यानी हमारा जो अर्थ है, ठीक है, प्लेनेट है, ठीक है, हमारा जो प्लेनेट अर्थ है उसमें क्या है, एटमॉस्फेयर है। ड्यू टू एटमॉस्फेयर ग्रेविटेशनल फोर्सेस जनरेट, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर के कारण हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स जनरेट होता है, गुरुत्वाकर्षण बल जनरेट होता है। तो 2 चीज़ है, हमारा ऑब्जेक्ट O1, ठीक है, और ऑब्जेक्ट O2, ठीक है, जिसका कि मास M1 है कुछ और M2 है कुछ। तो ये दोनों का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है दोस्तों, इधर इधर खिंचाव जो बल लगता है, F जो लगता है, इसी को हम लोग FG बोलते हैं, या F ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो हिंदी में भी आप लोगों को समझा दिया, इंग्लिश में भी समझा दिया। अब इसका वैल्यू क्या होता है, इसके बारे में सभी चीज़ डिटेल में जानते हैं। तो होता क्या ना दोस्तों, ग्रेविटेशनल फोर्स वैसा फोर्स होता है सिंपली म्यूचुअली अट्रैक्शन, मतलब दोनों के बीच में, किसी भी 2 ऑब्जेक्ट के बीच में जब काम हो रहा है तो म्यूचुअल आपस में अट्रैक्शन होना, यानी
आपस में चिपकने वाला जो फोर्स होता है दो ऑब्जेक्ट के बीच में, ठीक है दोस्तों, उसके मासेस के थ्रू, ये नहीं कि ऑब्जेक्ट के बेसिस पे हम लोग यहाँ चिपका रहे हैं, उसका मास जो होता है मास पे डिपेंड करता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग यहाँ पे देखे होंगे कुछ इंपॉर्टेंट इतना बड़ा आप लोग को लिखा हुआ है, तो इतना बड़ा आप लोग को जानने का कोई दरकार नहीं है, जो भी नीड है उसी को हम लोग को जानना है। और ये दोस्तों ये इसलिए नीड है, जो नीड है उसी को, चाहे वो IIT JEE के एस्पिरेंट हो, चाहे 11-12 के हो, चाहे वो NDA के हो, चाहे वो CDS के हो, चाहे वो डिफेंस के हो, चाहे वो एयरफोर्स XY नेवी, किसी भी CDS AFCAT SSB इंटरव्यू, किसी भी चीज़ में जो भी ये कॉन्सेप्ट पूछता है, तो सभी चीज़ में ये एप्लीकेबल है। मैं इतना अच्छे से पढ़ाऊँगा और पढ़ा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो मैं आप लोग को यही बताऊंगा कि देखिए यहाँ क्या है, फंडामेंटल फिजिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, वॉल्यूम 1 है। तो यही चीज़ बताने का कोशिश मैं कर रहा हूँ कि जो ये यहाँ से सार निकल कर आ रहा है, एज एवरी ऑब्जेक्ट है सेम मासेस, ठीक है। आप लोग को सभी को पता होगा इतना कि सभी ऑब्जेक्ट जितना भी पृथ्वी पर वस्तु उसमें सब कुछ ना कुछ बल मासेस है। मासेस बोले तो द्रव्यमान, वेट अलग है दोस्तों, वेट अलग चीज़ है। केमिस्ट्री में आप लोगों को पढ़ाऊंगा वेट और मास में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, बेसिक डिफरेंस बिटवीन वेट एंड मास। तो आप लोग को पता होना चाहिए दोस्तों। आप लोग खुद से अगर जिनको पता हो वो ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताएं हमको, ठीक है, कि क्या होता है, ठीक है। कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो के नीचे। और कोई भी अगर कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो, क्लासेस अच्छी लगी हो, तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट कीजिएगा कि हाँ दोस्तों, हाँ सर, मुझे अच्छे से सभी क्लासेस, सभी कॉन्सेप्ट, सभी चीज़ें समझ में आ रही है और कोई तरह का दिक्कत नहीं आ रहा। कोई दिक्कत हो तो ज़रूर बोलिए, रिजॉल्व करी जाएगी उसकी प्रॉब्लम को, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग देख रहे होंगे सभी ऑब्जेक्ट की कुछ ना कुछ मास होती है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर मास हो तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर वेरी करेगा, ठीक है दोस्तों, ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर लगेगा, ठीक है, क्योंकि मास होना चाहिए और विदाउट मास का कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। हाँ, मास होता है कम और ज़्यादा, कम इतना कम भी हो जाता है, मास तो होता ही है, इतना कम होता है जिसको हम लोग नेग्लिजिबल बोल देते हैं कोई कोई वस्तु का। जैसे कि फिदर होता है, फिदर बोले तो पंख का वजन होता होगा, लेकिन इतना हल्का वजन होता है जो कि नेग्लिजिबल ना के बराबर। तो वो सब उसमें भी ग्रेविटेशनल लगता है जब आप ऊपर फेंकिएगा। तो हाँ, थ्रू दिस विंड के कारण जो होता है दोस्तों, कहीं अटक गया, अदरवाइज वहाँ पे भी नीचे आएगा ही आएगा, क्योंकि वैसा ग्रेविटेशनल फोर्स है। कहीं ना कहीं वो ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल फोर्सेस होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स एक यूनिवर्सल फोर्स है, इसलिए हम लोग बहुत ही बड़ा मात्रा में है दोस्तों, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ मैंने पहले वीडियो में बताया है ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। तो अब एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट एट ऑल डिस्टेंस, मतलब सभी, देखिए निकल के यही चीज़ आता है कि सभी ऑब्जेक्ट होते हैं, जितने भी वस्तु होते हैं यूनिवर्स में, वो अट्रैक्ट करते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट को कुछ डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, कुछ डिस्टेंस की वजह से ये डिपेंड करता है। तो जितना भी एग्जांपल है, ऑल ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ एक्सपीरियंसेस द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ड्यू टू अर्थ के कारण, क्योंकि अर्थ इज़ मतलब अर्थ एक बहुत बड़ा सोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का, ठीक है। क्यों होता है अर्थ? क्योंकि अर्थ ऐसा प्लैनेट है जिसका एटमॉस्फेयर है। बहुत सारे प्लेनेट हैं जिसका कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है। जैसे वेनस जो है दोस्तों, कुछ जियोग्राफी पोर्शन में ऐड कर रहा हूँ, जो कि बहुत जानने वाला योग्य है, इसलिए मैं ऐड किया कि वेनस दोस्तों पृथ्वी का सिस्टर भी बोला जाता है, यानी सिस्टर ऑफ अर्थ कहा जाता है। इसको ट्विंस ऑफ अर्थ बोलता है, यानी जुड़ी बहन कहा जाता है, ठीक है, जुड़वा बहन जिसको बोलते हैं, ट्विंस बोले तो जुड़वा। तो एकदम पृथ्वी जो है, सॉरी वेनस जो है, यानी शुक्र ग्रह जो है, ठीक है, जो एकदम पृथ्वी लगती है देखने में, ठीक है। वहाँ पे सभी चीज़ें, वाटर भी कहीं ना कहीं है, बहुत सारा चीज़ भी पाया गया है जो कि एकदम जो शो करता है। वहाँ पे ऑक्सीजन भी है कुछ ना कुछ, तो सब पृथ्वी को रिलेटेड शो करता है। तो इसलिए वहाँ पे भी एटमॉस्फेयर होने का चांसेस है, वहाँ पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स होने का चांसेस है ड्यू टू दिस रीजन। तो मैं यही बताने चाह रहा हूँ कि दोस्तों जितने भी ऑब्जेक्ट हैं पृथ्वी पे, सभी ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करते हैं, अप्लाइड होते हैं, जिसमें भी मासेस है, ठीक है। और वैसा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है पृथ्वी पे जिसका कि मास नहीं है, ठीक है। तो आप लोग ये चीज़ क्लियर हुआ होगा। तो अब देखिए दोस्तों, मासेस का वैल्यू क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है, क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है दोस्तों। तो सिंपली आप लोग को पता होना चाहिए, दो पुल खिंचाव का जो बल लगती है दो भी ऑब्जेक्ट के बीच में, और उसका मास होना चाहिए, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट है तो मास होगा ही, ठीक है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट है तो यहाँ देख लेते हैं। ऑल ऑब्जेक्ट एंड अर्थ एक्सपीरियंसेस फोर्स ऑफ ग्रेविटी ड्यू टू अर्थ, दिस फोर्स गवर्न्स द मोशन ऑफ बॉडी, ठीक है। ये मोशन बताता है, ठीक है, बॉडी का मोशन, बॉडी को मोशन में ला देता है, ठीक है ना। इसी के थ्रू मोशन हम लोग पढ़ना स्टार्ट किए थे। सबसे पहले जो फोर्स आया था ग्रेविटेशनल फोर्स आया था, इसी के थ्रू हम लोग मोशन पढ़ना स्टार्ट किए थे, क्योंकि जब ये फोर्स लगते हैं तो मोशन ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है दो बॉडी के बीच में, ठीक है। आप लोग को पता होना चाहिए। और क्योंकि यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ, मोशन ऑफ बॉडीज फॉलिंग टू द अर्थ, जो भी अर्थ के नीचे मतलब अर्थ के कारण जो फॉल होता है, मतलब गिरने लगता है अर्थ के और खिंचाव होने लगता है, तो उसमें अपने आप मोशन आ जाता है। उसी के अकॉर्डिंग हम लोग मोशन पढ़ना स्टार्ट किए, एक एक चीज़, एक एक पॉइंट,
ठीक है दोस्तों। तो जो रिवोल्यूशन ऑफ ऑन मून एंड अदर आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ठीक है, जो भी मून घूमते हैं, अदर आर्टिफिशियल सैटेलाइट घूमते हैं अर्थ के अराउंड, इज आल्सो गवर्न द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ। तो ये जो घूमना जो होता है रिवोल्यूशन और रोटेशन, ये भी ग्रेविटेशन के ही कारण होता है, ठीक है। तो ये चीज़ सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। यहाँ पे एग्जाम्पल से आप लोग क्लियर हुआ होगा। जो प्लेनेट है, the planet in fact all the large scale phenomena of the universe such as formation and evolution of star galaxies, galactic cluster explained in the term of gravitational forces, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्सेस से सभी चीज़ हैंडल किया जाता है। तो आप लोग पता होगा दोस्तों कैसे ज्योग्राफी आप लोग को इन्वॉल्व है इसमें, तो मैं सभी चीज़ आप लोगों को बताया। तो अब देखिए दोस्तों, अब इसका मतलब क्या, ग्रेविटेशन इतना चीज़ बताया मैंने, गुरुत्वाकर्षण बताया क्या होता है, सभी चीज़ मैंने बताया। बट ये गुरुत्वाकर्षण सभी चीज़ में यूज होता है, इतना यूनिवर्सल लेवल पे इसका काम है, फोर्स है, इसके बिना बहुत सारा चीज़ नहीं हो सकता, ठीक है, पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। तो ये होता क्या है असल में, इसका वैल्यू क्या होता है, ये क्या है, सभी चीज़ देखते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय पार्टिकल m1 एंड अदर पार्टिकल m2, ठीक है। उसका मैग्नीट्यूड बोले तो क्या, एक परम सत्य उसका जो वैल्यू होती है, पॉजिटिव वैल्यू, मैग्नीट्यूड उसका जो निकल के आता है, ठीक है दोस्तों। तो उसको हम लोग यहाँ पे शो कराते हैं। मैग्नीट्यूड देखिए दोस्तों, पॉजिटिव वैल्यू को हम लोग ज़्यादातर यहाँ पे करते हैं। मैग्नीट्यूड मतलब पॉजिटिव वैल्यू हो जाता है किसी भी चीज़ का। तो कोई भी पार्टिकल दोस्तों, उसका मास m1 है, जैसे कि मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले। उसके बाद m2 होती है, ठीक है, जो थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर सके, मतलब कुछ दूरी में। जब भी आप दो वस्तु को रखते हैं तो थोड़ा ना थोड़ा दूरी होगा ही, जरूर कुछ ना कुछ जरूर दूरी होगा फोर्स लगाने के लिए। तो डिस्टेंस सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है ग्रेविटेशन के फोर्स में, ठीक है। आप लोग को आई होप सो सभी चीज़ जो मैं बता रहा हूँ क्लियर होगा, ठीक है। तो कोई तरह का दिक्कत नहीं होने वाला दोस्तों। अभी थोड़ा थियोरेटिकल पोर्शन है, तो कृपया ध्यान से समझने की कोशिश करें, जो भी बिल्कुल बेसिक से पढ़ा, और जो पढ़े हुए हैं वो भी एक बार रिवाइज कर लें अगर इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके, ठीक है दोस्तों, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, रिवीजन बहुत ज़्यादा अनिवार्य होता है। तो आप लोग को पता होना चाहिए, क्योंकि मैं बेसिक बारीकी चीज़ बताऊँगा। तो जो होता है दोस्तों न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, ये दोस्तों ग्रेविटेशन का जो सिद्धांत था वो न्यूटन्स के द्वारा दिया गया, जो कि इसमें सभी चीज़ बताया गया कि क्यों लगता है ग्रेविटेशन फोर्स, किसके बीच में लगता है ग्रेविटेशन फोर्स, क्या उसका लिमिटेशन होता है, क्या उसका बेनिफिट होता है, ठीक है। तो फोर्स जो लगती है वो एक दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, दो मास होती है m1 m2, ये दोनों के बीच में जो भी r डिस्टेंस है, ठीक है, तो वो दोनों के बीच में जो पुलिंग फोर्स होता है, खींचने वाला फोर्स, दोनों को आपस में खींचता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है, उसी को हम लोग ग्रेविटेशन फोर्स बोलते हैं। तो ये जो फोर्स लगा दोस्तों वो बराबर होता है F बराबर G m1 m2 अपन r स्क्वायर। तो ये क्या है, m1 m2 अपन r क्या है, स्क्वायर क्या है। तो सभी चीज़ मैंने यहाँ पर बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि जी दोस्तों एक कॉन्स्टेंट होता है। देखिए कॉन्स्टेंट कहाँ से जनरेट हुआ, सभी चीज़ मैं बता दूँ थोड़ा सा, एक मिनट यहाँ पर। देखिए होता क्या है, F जो है, जो फोर्स लगेगा वो किसके प्रोपोर्शन होगा, जब भी फोर्स लगेगा ग्रेविटेशन, वो किस पे डिपेंड करेगा। सबसे पहले तो डिपेंडिंग चीज़ जो होता है फोर्स का रिलेटेड, जैसे हम आपको मारें, ठीक है, आपको धक्का दिए, आपको फोर्स लगाएं, ठीक है, तो वो डिपेंड किस पे किया, आप पे और हम में। मैंने कितना मारा, कितना स्पीड में मारा, कितना दूर से मारा, कितना क्या हुआ, तो जो भी फील हुआ होगा हम ही दोनों को हुआ होगा। चाहे वो आप स्ट्रॉन्ग हुए होंगे तो मुझे भी ज़्यादा चोट लगी होगी, या आप कम स्ट्रॉन्ग हुए होंगे तो ज़्यादा दूर गिरोगे धक्का दूंगा। तो आई होप से आप लोग सभी चीज़ समझ रहे होगा। तो वही चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। m1 और m2 दो चीज़ होती है, ठीक है, या ऑब्जेक्ट होती है O1 और O2, ठीक है। तो यही चीज़ है। F जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली बोले तो समान अनुपाती मतलब नाम से ही पता चलता है, एकदम बिल्कुल संधि विच्छेद करके आप लोग पढ़ें तो समान और अनुपात, इक्वल वेटेज, इक्वल रेशियो, हिंदी में इंग्लिश में बोल सकते हैं। मतलब F जो होता है वो चीज़ होती है डायरेक्ट डिपेंड करता है m1 और m2 पे, कि क्या है m1 m2 का रिलेशन, ठीक है। तो m1 m2 जितने भी डिस्टेंस पे होंगे और वो उसका डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो r1 r स्क्वायर मतलब जितना भी डिस्टेंस है उसका, मान लीजिए r कोई डिस्टेंस हो गया उसका, वो दोनों पार्टिकल के बीच का, तो उसका जो स्क्वायर करेंगे वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होगा r का, r स्क्वायर का, ठीक है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, आई होप सो। तो m1 m2 जो है दोस्तों वो मास पे डिपेंड करता है, इसका जो फोर्स होता है डायरेक्टली उसका वजन पे डिपेंड करता है, उस ऑब्जेक्ट का वजन पे डिपेंड करता है, ठीक है, मतलब भार पे डिपेंड करता है। वजन मैंने बोला, वजन तो वेट होता है, ठीक है, तो भार पे डिपेंड करता है, मास वानी द्रव्यमान पे डिपेंड करता है, और उसका डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है मैंने आप लोग को बताया ही अपनी, और भी थोड़ा सा स्पीड में जान लिया जाए कि जो जी होते हैं, जी क्या होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स होते हैं। तो यही जो अगर हम लोग जो कॉन्स्टेंट हटाते हैं यहाँ से तो ये जी आता है, ठीक है। तो m1 m2 जो था और अपन r स्क्वायर जो था, अगर मैंने यहाँ से कांस्टेंट हटा दिया तो f बराबर g आ जाएगा। जैसे हम लोग k लिखते हैं, कोई भी चीज़, एक चीज़ और देखिए कॉन्सेप्ट जो होता है यहाँ पे कि f अगर कोई भी चीज़ समानुपाती होता है, ठीक है, समानुपाती यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो सिंपल कांस्टेंट वो तो साइन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, अल्फा टाइप का, तो वो होता है मान लीजिए f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 है,
यहाँ इसी टाइप का एग्जांपल मैंने लिया। तो इसको मतलब इसको हटाने के लिए, इसका वैल्यू मैं बताने के लिए एक कांस्टेंट लगा सकता हूँ इसमें, चाहे वो जी लगाऊँ, चाहे वो के लगाऊँ, चाहे वो कुछ भी एक कैपिटल लेटर से डिनोट करता है, जिसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं या स्थिरता का हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो उसको लगाने से क्या होता है, वो बैलेंस हो जाता है, वो इसके बराबर हम लोग उसको दर्शा सकते हैं। और दोस्तों इसके बारे में जो निकल के आया है, ये जो जी होती है, ये जो कांस्टेंट की वैल्यू होती है जो निकल के आती है हमारे पास, तो वो होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो ये दोस्तों यूनिट है, जितना भी न्यूटन मीटर स्क्वायर क्या होता है, तो ये सब क्या है, और टोटल चीज़ आप लोग 10 में पढ़े होंगे, आई होप सो मुझे क्लियर होगा। तो ये दोस्तों जितना भी यूनिट है, इसके बारे में आगे हम लोग 1B में पढ़ेंगे। यूनिट एंड डायमेंशन एक चैप्टर है, यही फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, नाम से पता चल रहा होगा फिजिक्स का पूरा वर्ल्ड के बारे में मेज़र करना, क्या मेजरमेंट है, कैसे मेज़र करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ा जाता है, ठीक है। तो बेसिक चीज़ यही सब है, नापना तोलना, ठीक है, मापना तोलना। तो जी एक मैंने पहले ही बता चुका हूँ आप लोग को, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, जब द वैल्यू ऑफ इतना होता है, ठीक है। तो एक एक पॉइंट का क्वेश्चन बनता है दोस्तों, सिर्फ कैसे कैसे क्वेश्चन बनेगा, इस पर क्वेश्चन भी 1000 तरीके से मैं कराऊंगा, ताकि आप लोगों को कोई तरह का दिक्कत ना हो, क्योंकि एक जो ग्रेविटेशन पे बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। तो दोस्तों ये बेसिक है, क्या चार्ट जो फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं। तो पहला फंडामेंटल फोर्सेस आई होप सब क्लियर हुआ होगा। और ये दोस्तों जो डायरेक्शन होता है फोर्स का, वो क्या होता है, किसके टूअर होता है, M2 का जो होता है डायरेक्शन। देखिए M2 जो है M1 की ओर खींचा जाता है, यानी जो ज़्यादा वेटेज होगा, जिसका मास ज़्यादा होगा, वो उसके अकॉर्डिंग खींचा जाएगा, ठीक है ना। तो एन इक्वल बट अपोजिट फोर्सेस इज एक्सर्टेड बाय M2 ऑन M1। मतलब देखिए इक्वल, देखिए किसके तरफ, पहले M2, तो ये M2 था और M1 था, पहले M2 M1 के तरफ खींचा गया और फिर M1 M2 के तरफ खींचा गया। तो दोनों एक दूसरे के तरफ खींचा जा रहा है, ठीक है, ये इधर और ये इधर। तो ओवरऑल ये अट्रैक्टिव फोर्स है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए इसका प्रॉपर्टी क्या है, इंपॉर्टेंट फीचर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस। देखिए इसका डिमेरिट भी देखेंगे हम लोग। तो M1 M2 दोनों अपोजिट फोर्सेस एक्सर्ट करता है, और क्या करता है, कहाँ पे लगता है, सभी चीज़ आपको डायरेक्शन भी पता चल गया। इन अकॉर्डेंस टू दिस न्यूटन्स थर्ड लॉ, जैसे कि न्यूटन थर्ड लॉ होता है दोस्तों, एवरी रिएक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आप लोग देखे होंगे, न्यूटन्स का लॉ पढ़े होंगे 9-10 में, ठीक है। तो जो भी लॉ लगता है, उसका थर्ड लॉ क्या बोलता है कि जब भी आप एक दूसरे पे बल लगाते हो, ठीक है ना, जब भी अगर आप किसी पे बल लगाते हो, तो वो भी आपको ऊपर समान अनुपाती यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला फोर्स लगाता है। आई होप सो दोस्तों इतना तो क्लियर हुआ होगा। एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, मैं उसी को पढ़ा रहा हूँ, अदरवाइज बहुत सारा किताब में चीज़ लिखा हुआ, तो उसको पढ़ने का कोई दरकार नहीं। जो इंपॉर्टेंट है बस चैनल से पढ़िए, नोट्स बनाइए, और जो बोलूँ, देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट फीचर्स आप लोग को लिखना है, आप लोग को नोट्स लिखना है। उसी तरह ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, सिर्फ आप लोग इतना लिखें, फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर, ठीक है। उसके बाद हेडिंग डालिए ग्रेविटेशनल फोर्स। उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स का डिफाइन मैंने जो बताया अभी क्या होता है, आप लोगों को मैंने यहाँ पे समझा चुका हूँ। यहाँ पे देखिए क्या होता है, द ग्रेविटेशनल फोर्स इज द फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ देयर मासेस। तो मतलब मासेस के थ्रू, उसको मासेस को मान के हम लोग उसको लिखते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स को लिखते हैं। ये दोस्तों न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन का दिया हुआ किसके द्वारा है, तो न्यूटन्स के द्वारा। इसका वैल्यू क्या होता है, सभी चीज़ मैंने बताया। इसको और भी प्रूफ करके अगर चाहिए तो बोलिएगा, मैं अच्छे से बता दूंगा। वैसे सभी चीज़ जो इंपॉर्टेंट होएगा मैं पहले ही आप लोग को बिना बोले बता दूंगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का प्रॉपर्टीज़ देखते हैं आप लोग अब हम लोग। तो ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल होता क्या है, यूनिवर्सल अट्रैक्टिव फोर्सेस है, जैसा कि आप लोग को पता होना चाहिए, सच दैट दे एग्जिस्ट बिटवीन माइक्रोस्कोपिक एज वेल एज माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैंने पहले ही बताया था, क्या बताया था, आप लोगों को पता होना चाहिए। ये दोस्तों छोटा से छोटा, हल्का से हल्का या भारी से भारी सभी वस्तुओं के लिए एलिजिबल है, एप्लीकेबल है। क्यों एप्लीकेबल है, क्योंकि इसका जो वेट होता है, बोले तो वेट पे डिपेंड करता है। और कोई भी ऑब्जेक्ट दोस्तों, वो अर्थ पे जो भी ऑब्जेक्ट है, यानी ऑब्जेक्ट जितने भी हमारे संसार में हैं, जितने भी वस्तु हैं, सभी के पास कुछ ना कुछ वेट है, या बिल्कुल जीरो के बराबर है, लेकिन है तो ज़रूर। और दोस्तों ये शेप साइज किसी पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है ना। शेप साइज मास शेप साइज सेपरेशन यानी डिस्टेंस, ये सब पे कितना दूर में है, बट लगेगा जरूर, हल्का सा भी लगेगा जरूर। एंड इंटरवेनिंग मीडियम, कोई भी मीडियम उसके बीच में आ रहा है तो उस पर भी डिपेंड नहीं करता, लेकिन लगेगा जरूर, ठीक है। तो चार पांच चीज़ पे डिपेंड नहीं करता, साइज, शेप, सेपरेशन, कितना सेपरेट किए, हाँ सेपरेट पे भी डिपेंड नहीं करेगा। थोड़ा सा कुछ डिफरेंट सेपरेशन, कितना सेपरेट कर सकते हैं आप लोग, इंटरवेनिंग मीडियम, ये पॉइंट और भी क्लियर होगा सेपरेशन वाला, आगे हम लोग क्लियर अच्छे से कर देंगे। आप लोग को आई होप सो आप लोग समझ में नहीं आ रहा होगा। सेपरेशन पे इसलिए डिपेंड नहीं करता दोस्तों कि आप लोग को पता होना चाहिए कि जब भी हमारे जो होता है, जितना ज़्यादा हम लोग सेपरेट करेंगे उससे उतना ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। अगर जब अर्थ के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो उससे ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, वो हमेशा कुछ ना कुछ जो फोर्स हमेशा उतना ही लगेगा। जैसे आप फेदर का एग्जांपल ले सकते हैं, यानी जो पंख होता है, पंख को कितने भी दूर से गिराइए वो नीचे ही गिरेगा, आप लोगों को पता होना चाहिए। दीज फोर्स आर न्यू रिपल्सिव, ठीक है। तो दीज फोर्सेस आर नेवर रिपल्सिव, यहाँ देख लीजिए नेवर वाला वर्ड जो इंपॉर्टेंट है। तो नेवर रिपल्सिव क्या होता है कि इसका
ये कभी भी रिपल्सिव नहीं हो सकता। नेवर मतलब कभी नहीं, रिपल्सिव मतलब जो होता है दूर भागने वाला फोर्स, जो कि अपोजिट फोर्सेस जिसको बोलते हैं। जैसे कि M1 M2 में क्या होता है, जब भी होता है अट्रैक्टिव फोर्स होता है, यानी अट्रैक्ट कर सकते हैं, ये दोनों एक साथ चिपक सकते हैं, दूर कभी नहीं भागेंगे। दूर का फोर्स होता है दोस्तों वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, जो कि दूर भागता है जब भी सेम चीज़ उसको मिलता है तो, ठीक है। जैसा कि हम लोग चार्ज में पढ़ेंगे उसको डिटेल में और ब्रीफ में, ठीक है। आई होप से दोस्तों ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जो ये वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। सबसे देखिए इतना बड़ा यूनिवर्सिटी पे काम हो रहा है, यूनिवर्सल लेवल का फोर्स है, बट ये सबसे वीक फोर्स है। स्टार्टिंग हम लोग जो किए हैं 4 फंडामेंटल फोर्सेस, वो मैंने जो रूल होता है या जो इसका जो पैटर्न है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बोले तो छोटा से बड़ा, मतलब कम से ज़्यादा जो फोर्स है उसके अकॉर्डिंग हम लोग सीक्वेंस में इसको लगा के स्टडी कर रहे हैं। तो जो सबसे कम स्ट्रॉन्ग फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, और ये यूनिवर्सल लेवल पे काम करता है। तो सोच सकते हैं देखिए कितना सबसे कम फोर्स इतना ज़्यादा काम कर रहा है, तो आप लोग देख सकते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। तो दीज आर वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। आप लोग को इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है दोस्तों। जो मैं प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी पे डायरेक्ट आपको MCQ दे देगा, ठीक है। कैसे देगा मैं प्रैक्टिस कराऊंगा क्लास के बाद, ठीक है। तो देख सकते हैं दे ऑपरेट ओवर वेरी लॉन्ग डिस्टेंस स्पेशली व्हेन द बॉडीज आर मासिव, ठीक है। दे सेपरेट ऑपरेट ओवर वेरी लॉन्ग डिस्टेंस पे भी काम कर सकता है, स्पेशली व्हेन द बॉडीज आर मासिव। जब बॉडी लोग का वेट जो होगा, जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे उसका वो मासिव होंगे, उसका द्रव्यमान अधिक होगा, ठीक है। अगर जितना ज़्यादा द्रव्यमान होता है उतना आप दूर रखिए, उतना ज़्यादा वो, मतलब दूर कितना भी हो बट उसका वेट अगर बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छे खासा लेवल का है, तो वेट अगर अच्छा खासा है तो वो ज़रूर अप्लाई होगा उस पर, ठीक है। ऑपरेट हो सकता है, ठीक है, उस पर काम कर सकता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये चीज़ मैंने बताया, यहाँ पे क्लियर हुआ होगा ये पॉइंट। जैसे कि एग्जांपल है रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल और पुल ऑफ सन ऑन अर्थ, ठीक है। ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन मतलब सन जो है ग्रेविटेशनल पुल करता है। 2 बॉडी है, जैसा कि सन आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे एक सन मैंने बनाया है, बेसिक सन है, और ये जो अर्थ है रोटेट करता है, रोटेशन लगाता है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे रिवॉल्यूशन करता है, सॉरी, या आप लोग रोटेशन भी बोल सकते हैं, यहाँ पे रोटेशन भी है। तो रोटेशन इस टाइप से होता है एक्सिस पे, अब वहीं अगर रेवोल्यूशन बोले तो ऐसे गोल गोल। तो एक्सिस पे जो रोटेट करे उसको क्या बोलते हैं, रोटेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे जो जब भी यहाँ पे मान लीजिए ये सन है, ठीक है, सन देख लीजिए जल्दी से, लोग थोड़ा जल्दी जल्दी डिस्कस करते हैं। तो ये जो सन है हमारा, यहाँ पे मान लीजिए सन है, ठीक है, और यहाँ पे अर्थ है, तो ये इस टाइप से मोशन में आगे और रोटेट करता है। तो ये जो है दोस्तों, ये जो सन, क्योंकि 2 ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे देखें दोनों का मास है बड़ा है, ठीक है। यूनिवर्सल लेवल पे काम हो रहा है, यहाँ पे ग्रेविटी का देख रहे होंगे, क्योंकि 2 ऑब्जेक्ट है, दोनों का मास है, दोनों का डिस्टेंस है, तो ग्रेविटी यहाँ पे पॉसिबल है, पॉसिबिलिटीज है कि ग्रेविटी लगेगा। और ये जो घूमता है ये ग्रेविटेशन के कारण ही घूमता है, अदरवाइज इसका घूमने का कोई रीज़न नहीं था। और इसीलिए हमारा रात होता है, दिन होता है, डे होता है, नाइट होता है, और ईयर चेंज होता है, ठीक है, टाइम चेंज होता है, सभी चीज़ आप लोग को पता होगा, मतलब मूवमेंट आता है, आप लोग को दिख रहा हूँ मैं सभी चीज़। तो सभी चीज़ अच्छे से क्लियर होगा आई होप से यहाँ तक। ग्रेविटेशनल फोर्सेस ऑबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है, दे वेरी इनवर्सली एज द स्क्वायर डिस्टेंस व्हेन द 2 बॉडीज, ठीक है। देख रहा हूँ ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है, गुरुत्वाकर्षण बल होती है जो, वो इनवर्स स्क्वायर लॉ होती है, ठीक है। इनवर्स स्क्वायर लॉ को भी फॉलो करती है, मतलब इनवर्स मतलब 1 अपन में जो आता है, 1 के अपन में आता है, 1 डिवाइडेड में आता है जो चीज़, मान लिया जाए आर है यहाँ पे, तो ये इन्वर्स लॉ को, मतलब इन्वर्स उलट के वाला लॉ को भी फॉलो करती है। उल्टा लॉ, इन्वर्स बोले तो उल्टा, जस्ट उल्टा, अपोजिट वाले लॉ को भी फॉलो करती है। कैसे, आप लोग को आई होप सब कन्फ्यूजन होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, जैसा कि मैंने बताया था, यहाँ पे जी जो होती है, एफ जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है M1 M2 के, अपन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है R² के। तो इन्वर्स जो मैंने पहले बताया, यही इन्वर्स का भी लॉ को फॉलो करता है। दे वेरी इन्वर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 बॉडीज। तो जैसा कि डिस्टेंस ही है ये R, आप लोग को पता होगा दोस्तों, ये R क्या है, रेडियस मतलब त्रिज्या। त्रिज्या क्या होती है, डिस्टेंस होती है, ठीक है। तो 2 बॉडी का डिस्टेंस जो होता है दोस्तों, उसी को डिनोट किया जाता है। आप लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों, 2 बॉडी का डिस्टेंस जो होता है वो d होता है, और ये दोस्तों ये जो d होता है वो 2r होता है, यानी r का 2 गुना होता है, ठीक है। तो r कैसे होता है, r किसका होता है, सर्कल का r होता है, यानी सर्कल का ये जो r है उसका 2 गुना कर देंगे तो ये इसका टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। आप लोगों को बेसिक पता होगा। आई होप सो दोस्तों क्लियर होगा सभी चीज़। नेक्स्ट दोस्तों देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्सेस और कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्व कर सकते हैं हम लोग, इसको संरक्षित कर सकते हैं, कम ज़्यादा सभी चीज़ हो सकता है, अपने आप से ऑपरेट हो सकता है, ठीक है दोस्तों। द फील्ड पार्टिकल ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस ग्रेविटेशन, ठीक है। द फील्ड पार्टिकल ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस, जो फील्ड हमारे हैं, फील्ड पार्टिकल किसको बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स में जो भी उसका जो पार्टिकल होता है, जो भी वहाँ से हम लोग को निकल के आया,
उसको हम लोग ग्रेविटेशन बोलते हैं, ठीक है। द कंसेप्ट ऑफ एक्सचेंज ऑफ फील्ड पार्टिकल बिटवीन टू बॉडीज एक्सप्लेन्स हाउ द बॉडीज इंटरेक्ट फ्रॉम डिस्टेंस, ठीक है। तो सिंपली ये सब जो चीज़ लिखा हुआ है इसका एक ही मतलब है दोस्तों कि जो एक्सचेंज होता है किसी भी चीज़ का, पार्टिकल का, जो कोई भी दो ऑब्जेक्ट है या पार्टिकल है उसका जो एक्सचेंज होता है या डिस्टेंस इधर से उधर होना या मूवमेंट होना ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, उसी को बोलते हैं ग्रेविटी या ग्रेविटेशन बोलते हैं उसको, ठीक है। वो एक्सप्लेन होता है दो बॉडीज़ का इंटरैक्ट फ्रॉम अ डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस से इंटरैक्ट हो रहा है उसी के थ्रू हम लोग इस कॉन्सेप्ट बता सकते हैं। फील्ड पार्टिकल बोल सकते हैं, जो पार्टिकल का जो फील्ड होता है, फील्ड मूवमेंट होता है उसी चीज़ को, ठीक है दोस्तों। आई फिर दोस्तों ग्रेविटेशनल कंप्लीट हुआ होगा यहाँ पे। तो और जल्दी जल्दी हम लोग देखते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्सेस क्या होता है। सेकंड जो था दोस्तों 4 होता है, तो जैसा कि पहला आप लोगों को बताया था हम लोग ग्रेविटेशनल, दूसरा है दोस्तों वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। इसको आज डिटेल में क्लियर कर देते हैं दोस्तों पूरा टॉपिक को, ठीक है। 1A आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में 1B से स्टार्ट होगा और 1B और 1C कोशिश करूँगा मैं दोनों कंप्लीट करने का। दोनों दोस्तों क्लासेस का टाइम 12 PM में होता है, ठीक है। 12 AM या 12 PM जो भी बोल सकते हैं, दोपहर में, ठीक है। कन्फ्यूज़ मत होइएगा, 12:30 भी बज जाती है कभी कभी, तो आप लोग देख सकते हैं। मैं आप लोग को सभी चीज़ लाइव भी पढ़ाऊंगा, जल्दी से आप लोग लाइव भी जुड़ने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास लाइव ही होगी, ठीक है। वीक न्यूक्लियर फोर्सेस क्या होता है? दीज फोर्सेस वर डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द स्टडी ऑफ फेनोमेना ऑफ बीटा डीके इन रेडियो एक्टिविटी। आप लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों, ये फोर्सेस खोजी गई थी बीटा डीके के बारे में स्टडी करने के लिए, पहचान करने के लिए, ठीक है दोस्तों। रेडियो एक्टिविटी में जो यूज होता है, रेडियो एक्टिविटी क्या होता है दोस्तों? जो तरंग होती है हमारे, उसके बारे में रेडियो एक्टिविटी को शो किया जाता है, ठीक है। आई होप सो दोस्तों सभी चीज़ समझ में आ ही रहा होगा आप लोगों को। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो मैं आप लोगों को ऊपर से पढ़ा रहा हूँ, और बिल्कुल डिटेल से पढ़ा रहा हूँ ताकि कोई तरह का दिक्कत ना हो। एक बेसिक सा लड़का जो 11 की भी पढ़ाई कर रहा हूँ न्यू उनको भी समझ में आना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो ये जैसे देखिए, ये जो बल होते हैं डिस्कवर किए जाते हैं स्टडी ऑफ फेनोमेना ऑफ बीटा डीके। बीटा डीके की पढ़ाई करने के लिए, उसके बारे में फेनोमेना जानने के लिए, उसके बारे में स्टडी करने के लिए ये जो वीक न्यूक्लियर फोर्सेस बनी थी, ठीक है। इन बीटा डीके होता क्या है? अल्फा डीके, बीटा डीके। देखिए दोस्तों, डीके एक प्रकार का स्प्लिटिंग ऑफ पार्टिकल है। किसी भी जो हमारे बेसिक यूनिवर्सल पार्टिकल होते हैं, जैसे अल्फा, बीटा, गामा और यूनिवर्सल पार्टिकल जितने भी हैं हमारे, आप लोग जानते ही होंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। तो जितना भी होता है इसका डीके कराना, यानी एक तरह से दूसरे तरह पे ट्रांसफ़र कराना और एनर्जी का सप्लाई कराना, ठीक है, ड्यू टू प्रोसेस ऑफ रेडियो एक्टिविटी, यानी तरंग वेव के थ्रू, ठीक है दोस्तों। एनर्जी का स्प्लिटिंग करा के एक तरह से दूसरे जगह में पहुंचाना, उसको बीटा मतलब डीके कहते हैं, ठीक है। ट्रांसफॉरेशन ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल या जितना भी चीज़ें। तो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिट करते हैं, लिया जाता है रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस। कोई भी दोस्तों आप लोग पता होगा न्यूक्लियस किसको बोलते हैं? कोई भी एटम या एलिमेंट के जो मिडिल पोर्शन होता है, न्यूक्लियस होता है, उसको नाभिकीय बोलते हैं, ठीक है। तो ये कन्वर्टेड इनटू अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जितना भी देखिए ये क्या है? इलेक्ट्रॉन आर इमिटेड फ्रॉम अ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन जो होता है इमिट किया जाता है रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस से, ठीक है। रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस जो होते हैं हमारे, रेडियो एक्टिव एलिमेंट से रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस होगा और उसी के थ्रू इलेक्ट्रॉन एमिट किया जाता है या खींचा जाता है, जो बाहर में इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। बीटा डीके में यही चीज़ होता है। इट वाज बिलीव दैट बीटा डीके अकर्स व्हेन अ न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस इज कन्वर्टेड इनटू अ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ये दोस्तों देखा गया है। देखिए दोस्तों, ये एक्सपेरिमेंट किया गया था, इसे विश्वास किया गया है कि जो बीटा डीके होता है वो कब होता है? जब एक न्यूट्रॉन क्या होता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन आप लोगों को पता होगा। बेसिक फंडामेंटल इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, पार्टिकल ऑफ एटम है, ठीक है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन आउटसाइड द न्यूक्लियस होता है, कोई एटम है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे न्यूक्लियस है और यहाँ पे दोस्तों प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिला के इसका एटॉमिक नंबर बनता है, ठीक है। और मास नंबर क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का जो नंबर होता है उसको मिला के एटॉमिक मास नंबर बन जाता है। तो आप लोगों को पता होगा वही न्यूट्रॉन जो है, उसी को न्यूट्रॉन के बारे में बात करें तो जो भी न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में कन्वर्ट होता है, ठीक है, न्यूक्लियस इज कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन। देखिए न्यूक्लियस में जो न्यूट्रॉन होते हैं वो प्रोटॉन में जब कन्वर्ट हो जाता है और इलेक्ट्रॉन में जब कन्वर्ट हो जाता है तो ही बीटा डीके कहलाता है। तो मतलब वही चीज़ मैंने बताया, जो ट्रांसफ़र होकर या स्प्लिट होकर, टूट के, या जब भी कोई भी कन्वर्टिंग प्रोसेस से थ्रू जब भी कभी न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो जाता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में अलग अलग होकर टूट के, तो उसको बीटा डीके कहते हैं और वो उसको बीटा डीके कहते हैं। स्पेशली अकॉर्डिंग टू द थ्योरेटिकल कंडीशन ऑल बीटा पार्टिकल फ्रॉम अ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस शुड पोजेस द सेम एनर्जी एंड हैंस सेम वेलोसिटी। मतलब सेम एनर्जी और सेम वेलोसिटी पोजेस करता है जब रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस से टूटता है, ठीक है ना। तो आई होप सो दोस्तों सभी चीज़ समझ में आया होगा। यहाँ पे एंटी न्यूट्रिनो क्या होता है? बीटा रे एनर्जी पॉली खोजे थे, पॉली नाम के एक वैज्ञानिक थे जो कि 1930 में खोजे थे दोस्तों। स्टेटमेंट में कभी कभी आप लोग क्वेश्चन पूछ देता है, तो ध्यान दीजिएगा, मैं सभी क्वेश्चन भी कराऊंगा, पेशेंस रखिएगा बस। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इतना मैंने पढ़ाया, इसका एकमात्र जो चीज़ निकल जाता है ये चीज़ है यहाँ पर।
जो वीक न्यूक्लियर फोर्सेस क्या होता है दोस्तों, फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ शॉर्ट लाइफ टाइम्स, ठीक है। कुछ शॉर्ट लाइफ टाइम्स के लिए जो अट्रैक्शन हो जाता है एलिमेंट्री पार्टिकल, जो हमारे छोटे छोटे पार्टिकल है। एलिमेंट्री बोले तो क्या, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो पार्टिकल है वो किसके थ्रू, जैसे एटम में जो होते हैं वैसा पार्टिकल का जो अट्रैक्शन हो जाता है, इंटरेक्शन होता है, आपस में मिल जुल हो जाता है, वो जो फोर्स उस समय जो फोर्स लगता है उसी को वीक न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं, मतलब क्षीण परमाणु बल, क्षीण नाभिकीय बल, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों जो इसका प्रॉपर्टी इसका देख लेते हैं, सम ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ वीक न्यूक्लियर फोर्स, द वीक फोर्सेस ऑफ 10⁻25 टाइम स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। सोचिए, देखिए दोस्तों, ये देखिए पहले तो ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीक फोर्स है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कहीं पे भी पूछेगा तो सबसे जब मार्क कीजिएगा तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। और ग्रेविटेशनल फोर्स का 10⁻25 गुना यानी 10⁻25 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है कौन, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। सोचिए, नाम है वीक न्यूक्लियर फोर्सेस बट ये ग्रेविटेशनल फोर्स से भी बहुत ज़्यादा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स सोचिए दोस्तों कितना कम होगा। तो ये यूनिवर्सल फोर्स पे बात कर रहे हैं, तो इतना ज़्यादा फोर्स जो है दोस्तों वो अकॉर्डिंग टू कम है सबसे ग्रेविटेशनल फोर्स। आप लोग समझ में आ रहा होगा, आई होप तो कंफ्यूज नहीं होंगे। ये 10⁻25 टाइम्स है ग्रेविटेशनल फोर्स का, सेकंड नंबर पे आता है, ठीक है दोस्तों, मतलब थर्ड नंबर पे आता है अकॉर्डिंग टू हाईएस्ट में, और सेकंड नंबर पे आता है लोवेस्ट में, ठीक है ना। तो जो वीक फोर्सेस है एग्जिस्ट करता है लेप्टॉन्स एंड लेप्टॉन्स, ठीक है, फिर लेप्टॉन्स एंड मेसोन्स, ये दो चीज़ें, लेप्टॉन और मेसोन्स जो है दोस्तों, ये वीक फोर्सेस को एग्जिस्ट करता है। जब भी वीक न्यूक्लियर फोर्सेस जब भी लगेगी तो ये दो पार्टिकल एलिमेंट्री पार्टिकल के बीच में लगेगी। ये प्रोटॉन का भी छोटा पार्टिकल होता है, इलेक्ट्रॉन के अंदर में भी जो छोटा पार्टिकल पाया जाता है लेप्टॉन्स और मेसोन्स, उस पर बात होती है। तो इतना चीज़ आप लोगों को समझ में आना चाहिए, क्योंकि बेसिक से पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा सा खुल के पढ़ाना जरूरी है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्या होता है, अदर प्रॉपर्टीज़ ऑफ वीक फोर्सेस क्या है, देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस येट अंडर इन्वेस्टिगेशन। देखिए दोस्तों, अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अभी भी जो वीक न्यूक्लियर फोर्सेस है उसको भी अभी खोजा जा रहा है, इसलिए हम लोग बेसिक और जो छोटा सा चीज़ था सिर्फ जानने के लिए हल्का सा हम लोग डिस्कस किए हैं, ठीक है, क्योंकि अभी तक खोजा जा रहा है लैब में और इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस अब होता क्या है, ये जो पार्ट सी है दोस्तों, ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, इसमें इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक दोनों का फोर्स होगा। आई होप से दोस्तों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है, मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, आप लोग 10 में पढ़े होंगे हल्का फुल्का, उसी के अकॉर्डिंग मैं ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रिक स्पीड में थोड़ा सा टॉपिक को पढ़ना है, क्वांटिटी मैं कम नहीं दूंगा बट अच्छा सा आप लोग को स्पीड में भी पढ़ाना है, तो काफ़ी कुछ कवर कराऊंगा आज। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस क्या होता है, वो फोर्स बिटवीन होता है चार्ज पार्टिकल में, क्योंकि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कब काम होती है, वो चार्ज पार्टिकल में काम होती है। सिंपली बात है, चार्ज होता है क्या दोस्तों, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक चार्ज होता है, जैसा कि वीक न्यूक्लियर प्रोसेस भी उसी पे काम कर रहा था, एटम के जो पार्टिकल थे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये सब। तो आप लोग देख रहे होंगे दोस्तों, इतना भी चार्ज पार्टिकल व्हेन द चार्ज आर एट रेस्ट द फोर्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक। मतलब सिंपल, इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी मतलब चार्ज से इलेक्ट्रिसिटी बनता है, तो चार्ज का। और स्टैटिक मतलब क्या होता है दोस्तों, स्टैटिक मतलब रुका हुआ कोई भी चीज़ स्टैटिक, तो वैसा चीज़ जिसको कि हम लोग वैसा चार्ज जिसको कि रुका हुआ चार्ज को स्टडी करना को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। आई होप सो दैट इज़ क्लियर, इतना हिंदी में मैंने एक वर्ड में बता दिया। उसी तरह दोस्तों इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स भी होती है, उसी तरह थर्मोडायनेमिक्स भी होती है। तो डायनेमिक्स मतलब मोशन, कोई भी चीज़ का मोशन, यानी थर्मो है तो हीट का मोशन होना, उसी तरह इलेक्ट्रोडायनेमिक्स भी होती है। आप लोग आगे क्लास में पढ़िएगा, अपर क्लास में पढ़िएगा, जो आप लोग के सिलेबस में मैं उसी को डिस्कस करूँगा। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स वैसे चीज़ होती है जो चार्ज जब मोशन करते हैं, तो ये भी चीज़ है हमारा टॉपिक में। आप लोग देखिएगा दोस्तों, अच्छे से सभी चीज़ समझ में आ रहा होगा, मैं बिल्कुल ही सरल लैंग्वेज में सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और दोस्तों सभी एनडीए के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, सीडीएस एफकेट और एयरफोर्स एक्सवाई का तो टेंशन मत लीजिए, नेवी WSSR का भी, क्योंकि दोस्तों इतना मैं करा दूंगा। सेलेक्टेड 1000 क्वेश्चन सीरीज कराऊंगा दोस्तों। पहले ही मैंने बोला, जिनको भी फाउंडेशन पढ़ना वो यहाँ से पढ़ें, और जिनको भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है वहाँ से करें। और डायरेक्ट वहाँ से दोस्तों 1000 क्वेश्चन में कराऊंगा, डायरेक्ट 25 का 25 क्वेश्चन वहीं से दिखेगा। 80% से 90% गारंटी दूंगा, और कुछ परसेंट का गारंटी इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि वो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट्स आएंगे, या 20 क्वेश्चन का तो 100% 101% गारंटी दूंगा कि वहीं से आएगा। इसलिए थोड़ा सीरीज में लेट लग रहा है, अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया, लेकिन आने वाले समय में जल्दी ही हो जाएगी, और आपको एग्जाम से पहले पूरा मैं कंप्लीट करा दूंगा, क्योंकि मैराथन भी लेना पड़े तो मैं दूंगा, और एक एक कॉन्सेप्ट भी सभी चीज़ क्लियर कराऊंगा। तो जितना भी फोर्स है दोस्तों बिटवीन अनलाइक चार्ज एंड अट्रैक्टिव, देखिए द फोर्सेस बिटवीन अनलाइक चार्ज, आप लोगों को पता होगा, ये बेसिक आप लोग पढ़े होंगे 10 में। अनलाइक चार्ज बोले तो जो सेम चार्ज ना हो, प्लस और माइनस का चार्ज हो, जो कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो, वो क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है। बट वही लाइक चार्ज जो होते हैं हमारे, पॉजिटिव या कोई भी सेम चार्ज हो, वो क्या होता है, रिपल्सिव होते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था।
दूर भागने वाला चार्ज होता है, ठीक है। दीज फोर्स आर गवर्न्ड बाय कूलम्स लॉ, तो ये कूलम्स लॉ के द्वारा दिया गया है, ठीक है, सिद्ध किया गया है। अब कूलम्स लॉ क्या होता है, बेसिक से हल्का से जान लें क्या होता है, तो वो देखिए। ये दोस्तों अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक 12 क्लास का है, तो इसलिए मैं हल्का ही सा बताऊँगा आप लोग को। जो भी चार्ज होता है, चार्ज के बीच में जो अट्रैक्शन होता है, जैसे बिल्कुल एज इट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स के जैसा है। द चार्ज इन मोशन प्रोड्यूस मैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है दोस्तों। द चार्ज आई होप एस्पेरेंट आप लोग सभी को समझ में आ रहा होगा। जितने भी चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ कंप्लीट वॉच कीजिएगा। अभी भी काफ़ी कुछ चारों आज फोर्स हम लोगों को कंप्लीट करना है। इससे कोई भी क्वेश्चन आए दोस्तों तो छोड़ना नहीं है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन बनेंगे प्रॉपर्टीज़ पे और इस पे डिफिनेशन पे बनेंगे, ठीक है, और इस पे इसके एग्जांपल्स पे बनेंगे। इससे ज़्यादा कुछ नहीं, जो पढ़ाऊँगा बस वही आएगा, बस इतना फेच करके चलना होगा आप लोग को दोस्तों। बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट दूंगा मैं, इधर से अपने मन से नहीं पढ़ाऊँगा कुछ भी गलत सही, बिल्कुल आप लोग को इंपॉर्टेंट बुक के थ्रू पढ़ा रहा हूँ ताकि कोई तरह का दिक्कत ना हो। बुक के थ्रू पढ़ाने का मतलब क्या होता है कि एज इट इज़ थ्रू सही सही पढ़ाना अच्छे से, ठीक है। तो कूलम्स लॉ की बात कर रहे थे हम लोग, तो पहले एक बार इधर का देख लेते हैं। द चार्ज इन मोशन प्रोड्यूस मैग्नेटिक इफेक्ट एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। जो भी चार्ज मोशन करेंगे वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगे, और जो भी चार्ज रुका हुआ होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड करेगा जनरेट, ठीक है। आप लोग को पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स मतलब मैग्नेट के बारे में बात होने लग गया, ठीक है दोस्तों। तो अभी आ गया और अच्छे से पढ़ूंगा मैं, ठीक है। इज़ अ फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज, ठीक है। जितना भी मैग्नेट पे मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, मैग्नेटिक फील्ड होती है, सभी मूविंग चार्ज पे होती है। वही इलेक्ट्रोस्टैटिक जो यानी करंट का बात होता है, इलेक्ट्रिसिटी का बात होता है, वो रुका हुआ चार्ज पे बात होता है। तो दैट इज़ वाई इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स इन जनरल आर इनसेपरेबल। इसलिए ही हम लोग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स को इनसेपरेबल बोल सकते हैं, जो कि सेपरेट ना हो सकता है, ठीक है, नहीं हो सकता। हैंस द नेम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, इसलिए हम लोग इसको एक साथ नाम देते हैं, इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक फोर्सेस। और देखिए दोस्तों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होता क्या है, तो एफ से डिनोट करते हैं। ये कूलम्स लॉ के थ्रू है, ठीक है। कूलम्स लॉ यही कहता है कि जब भी दो चार्ज होता है Q1 और Q2, चाहे वो इलेक्ट्रॉन का हो चाहे प्रोटॉन का, कोई भी मतलब नहीं है, या दोनों मिक्स हो, तो वो जो चार्ज होते हैं वो दोनों जब अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दो चार्ज, ठीक है, वो आपस में अट्रैक्ट करेगा। और वो जो अट्रैक्ट करेगा दोस्तों वो किसके बराबर होगा, जैसे कि उसमें मास के बराबर था, इसमें सिर्फ चार्ज के बराबर है, ठीक है दोस्तों। कूलम्स लॉ में मैं बेसिक से बता दिया। तो Q1 Q2 अपन R², ये भी इसमें भी जो दोस्तों फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या समानुपाती होगा चार्ज के, ठीक है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा रेडियस के, मतलब जो भी डिस्टेंस है उसका, वो दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन यानी डिस्टेंस, जो भी कितना दूर में आप लोग रख रहे हो वो दोनों चार्ज को, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा। और दोस्तों जो हम लोग इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा के या समानुपाती को हटा के इक्वल टू का जो साइन लगाते हैं वो होता है K, यानी कांस्टेंट होता है, और इसको हम लोग K से डिनोट करते हैं, जिसको K को हम लोग इसका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं। दोस्तों एप्सिलॉन नॉट का साइन है जिसको कि एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें। देखिए दोस्तों एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये दोस्तों आप लोग को जब मैं पढ़ाऊँगा अच्छे से 12 का तो समझ में आएगा। तो ये दोस्तों इसका वैल्यू होता है, सिर्फ आप लोग को अगर क्वेश्चन दे दें इस टाइप का, तो आप लोग सिंपल जो कांस्टेंट का वैल्यू होगा 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर रखिएगा। और Q1 Q2 जो होगा दोस्तों वो तो चार्ज का वैल्यू आप लोग को गिवन होगा या निकालना होगा अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। और दोस्तों जो परमिटिविटी का जो स्पेस होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का, तो वो होता है 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये होता क्या, तो मैंने आप लोगों को क्या समझाया अभी तक, जो भी चीज़ समझाया बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज़ समझाया, ये सब वैल्यू है दोस्तों। और ये सब जो यूनिट है कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर जूल क्या होता है, ये सब यूनिट किसी को नहीं पता है तो बिल्कुल इसके बाद का जो क्लास होगा नेक्स्ट क्लास नंबर 3, उसमें यूनिट एंड डायमेंशन ही पढ़ेंगे। उसका यूनिट ऐसा यूनिट होता है क्या है, फंडामेंटल MK सिस्टम क्या होता है, सभी चीज़ मैं अच्छे से बताऊंगा। CJ सिस्टम क्या होता है, सभी चीज़ आपको बिल्कुल कोई भी टेंशन नहीं लेना दोस्तों, सिर्फ पेशेंस रखिए, सभी चीज़ मैं प्रोवाइड करूँगा। और आप लोग सजेशन दे सकते हैं किस टाइप से पढ़ना चाहते हैं। आई होप सो दोस्तों इस टाइप से तो समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बताया एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोमैग्नेटिविटी और इलेक्ट्रॉन का तो चार्ज आप लोग को पता है, जो नेचर में फाउंड होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज वो ये होता है, सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव का खेला है। प्रोटॉन हैज़ चार्ज प्लस इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन हैज़ माइनस इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ऑल चार्ज आर फाउंड टू है मैग्नीट्यूड एनी, ठीक है दोस्तों। जब भी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज निकालने बोले Q का, ठीक है, तो Q बराबर एनी होता है नंबर ऑफ, ये इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ चार्ज हो गया, ये इलेक्ट्रॉन्स हो गया, ठीक है।
तो बाद बाकी आप लोग देख सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वही होता है, स्ट्रॉन्गर होता है, ये भी स्ट्रॉन्गर होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। और इट डोमिनेट्स ऑल फेनोमेना ऑफ एटॉमिक एंड मॉलिकुलर स्केल। ये दोस्तों ये डोमिनेट होते हैं, ये ज़्यादातर एटॉमिक और मॉलिकुलर स्केल पे सभी फेनोमेना करने के लिए प्रसिद्ध होते हैं, ये जो फोर्स होते हैं, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर होता है एटम और मॉलिक्यूल्स का वो डायनेमिक ऑफ केमिकल रिएक्शन के थ्रू होता है और इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स गवर्न किया गया, ठीक है, यानी दिया गया। उसके बाद जितना भी माइक्रोस्कोपिक फोर्स होते हैं, जितना कि जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे सरफेस इन कॉन्टैक्ट, जो भी दो सरफेस के बारे में कॉन्टैक्ट में रखते हैं, जैसे कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, टेंशन इन स्प्रिंग ड्यू टू स्प्रिंग एटसेट्रा, जो भी है फोर्स, वो फोर्स बिटवीन टू स्टेट, सरफेस इन कॉन्टैक्ट, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये सब जो चीज़ें क्या है। तो ओवरऑल टेंशन, ये सब जो भी चीज़ है दोस्तों आप लोग समझ में आया होगा। अब इसका देखिए दोस्तों प्रॉपर्टी क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का। दीज फोर्स आर मे बी अट्रैक्टिव रिपल्सिव, दोनों हो सकते हैं, मतलब ये अट्रैक्टिव होते हैं रिपल्सिव होते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली अट्रैक्टिव था, ये वो रिपल्सिव नहीं होता था, ठीक है, याद रखिए किसी भी कंडीशन में। नेवर ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बता रहा हूँ कि जो वो नेवर रिपल्सिव फोर्सेस थे, ठीक है, ये अट्रैक्टिव रिपल्सिव दोनों हो सकते हैं। इसमें लाइक चार्ज रिपेल करेगा और अनलाइक चार्ज जो भी होंगे, जो भी जिस टाइप का चार्ज उसको मिलेगा उस टाइप का वो बिहेवियर करेंगे, ठीक है। आई होप तो दोस्तों सभी चीज़ अच्छे से अंडरस्टैंड हो रही होगी, सभी चीज़ मेरे वॉइस सभी चीज़ ऑडिबल होगी अच्छे से, सभी चीज़ समझ में आ रही होगी जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और जितने भी फोर्स होंगे दोस्तों गवर्न किए हैं कूलम्स लॉ के थ्रू किए गए हैं, जो कि न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन पे ही बेस है, ठीक है। दे ऑब्जेक्ट इनवर्स स्क्वायर लॉ, मतलब ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू प्रोटोन आर 10⁻36 टाइम स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए दोस्तों जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है वो 10⁻25 टाइम थे ग्रेविटेशनल फोर्स के, और ये दोस्तों उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जो कि 10⁻36 टाइम स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना। आई होप सो क्लियर, दिस पॉइंट इज क्लियर। नेक्स्ट वन प्रोसीडिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, ये 5वां नंबर जो पॉइंट है, दे ऑपरेट ओवर डिस्टेंस व्हेन दे आर नॉट वेरी लार्ज, ठीक है, विच आर नॉट वेरी लार्ज, दे ऑपरेट ओवर डिस्टेंस विच आर नॉट वेरी लार्ज। ये दोस्तों ज़्यादा दूर में रहेगा तब फोर्स ये नहीं लगेगा, सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है इसका डिमेरिट, ठीक है ना। दे ऑपरेट ओवर डिस्टेंसेस विच आर नॉट वेरी लार्ज, ये तभी ऑपरेट करेंगे जब ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होगा दो चार्ज के बीच में। अगर ज़्यादा डिस्टेंस होगा तो वो ऑपरेट नहीं कर सकेगा, क्योंकि उतना ज़्यादा चार्ज के लिए मतलब पावर भी होना चाहिए चार्ज में, ठीक है, ताकि वो डिस्टेंस को टैकल कर सके। दे आर सेंट्रल फोर्सेस, ये सेंट्रल फोर्सेस है, ठीक है, केंद्रित बल है, यानी केंद्र पर भी लगता है, ठीक है। दे आर आल्सो कंजर्वेटिव, इसको भी हम लोग कंजर्व कर सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं। दे फील्ड द फील्ड पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज फोटोन, ठीक है। इसका जो फील्ड पार्टिकल होता है ये फोटोन पे काम होता है। फोटोन क्या दोस्तों बीम ऑफ लाइट होता है, स्मॉल पैकेट ऑफ लाइट होता है। लाइट का जो भी पैकेट होता है उसको स्मॉल पैकेट ऑफ लाइट बोलते हैं, उसको फोटोन बोलते हैं, ठीक है। तो जो एक बीम में, लाइट के बीम में जो भी पार्टिकल होता है वो फोटोन ही होता है, और यही इसी के थ्रू दोस्तों ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बना है, विच कैरीज नो चार्ज एंड जीरो रेस्ट मास, ठीक है। मतलब इसका जो फोटोन का दोस्तों कोई चार्ज नहीं होता और कोई मास भी नहीं होता, ठीक है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर प्रोसेस ऑप्शन नंबर डी जो आया दोस्तों वो इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों लेक्चर लास्ट होने वाला है तो जल्दी से इसको भी कवर कर लें हम लोग। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर प्रोसेस मतलब छीन हो गया, मतलब जो कि बहुत ही कमज़ोर होता है, और ये दोस्तों बहुत ही ताकतवर और नाभिकीय बल है जो कि अनकंट्रोलेबल भी हो जाती है कभी कभी। तो ये फोर्स दोस्तों बाइंड द न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स टुगेदर इन अ न्यूक्लियस। देखिए दोस्तों ये वैसा फोर्स है एटम पे होता है, ठीक है। एटम के जो न्यूक्लियस होता है उसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन जो मौजूद होते हैं उसको न्यूक्लियस में बांध देता है, वैसा फोर्स होता है, ठीक है। इसीलिए इसको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट का हो उसको बांध देता है, ठीक है। तो दे एक्ट, देखिए हो सकता है आपको समझ में ना हो लेकिन फिर भी मैं अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दे एक्ट बिटवीन टू प्रोटॉन एंड टू न्यूट्रॉन और अ प्रोटॉन एंड अ न्यूट्रॉन, ठीक है। दो प्रोटॉन या दो न्यूट्रॉन के बीच में लगता है, ठीक है, या दो कोई एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन में लगता है ये फोर्स, ठीक है। तो बट ओनली इफ द पार्टिकल आर वेरी क्लोज टुगेदर, जब क्लोज रहेगा तभी लगेगा। व्हेन टू न्यूक्लियॉन्स विथ एक फर्मी, फर्मी मतलब क्या होता है दोस्तों, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था इंपॉर्टेंट कन्वर्सन, ठीक है। 10⁻⁻15 मीटर को क्या बोलते हैं, फर्मी बोलते हैं। ऑफ ईच अदर द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्सेस इज अबाउट 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फोर्सेस बिटवीन द टू प्रोटॉन एट दिस सेपरेशन। दोस्तों सभी चीज़ मैंने यहाँ पे बताया, सिंपल है कि जब भी दो न्यूक्लियॉन्स होता है, न्यूक्लियॉन्स क्या होता है आप लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों, आप लोग पढ़े होंगे 9-10 में। तो वो एक फर्मी का होना चाहिए, दोनों एक दूसरे का, जैसा कि अभी मैंने बताया एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन चलेगा, उसका जो होता है दोस्तों उसका जो वेट होता है 10⁻15 फर्मी होना चाहिए, तभी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स जो बनता है वो 10 गुना स्ट्रॉन्गर हो जाता है, ठीक है, इस रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फोर्स से बिटवीन टू प्रोटॉन एट सेपरेशन। जब रिपल्सिव फोर्स से 10 गुना ज़्यादा हो जाता है अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है उसका, ठीक है दोस्तों। अब इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पढ़ लिया जाए, ठीक है। तो ये दोस्तों सिंपली एटम का जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उसी को बाइंड करने में जो एनर्जी लगती है उसी को हम लोग स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर प्रोसेस बोलते हैं, जो फोर्स लगती है उसी को बोलते हैं। साइलेंट फीचर ऑफ न्यूक्लियर प्रोसेस है, न्यूक्लियर प्रोसेस स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोसेस इन नेचर, जो कि 10⁻38 टाइम्स होती है, लगभग इससे ज़्यादा, हल्का सा ज़्यादा, इससे किससे ज़्यादा
ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से हल्का सा ज़्यादा होता है, ठीक है, मतलब 10⁻38 टाइम्स होगा स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। सोचिए दोस्तों, ग्रेविटेशनल फोर्स से ही ज़्यादा तुलना किया जाता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स एक बेसिक फोर्स है, ठीक है ना, सबसे उसी के अकॉर्डिंग सभी फोर्स डेवलप होते गया, ठीक है ना, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग अट्रैक्शन फोर्स आया, फिर उसके बाद रिपल्सन आया, तो सभी चीज़। न्यूक्लियर फोर्स एवं शॉर्टेस्ट ट्रेन दे ऑपरेट विद इन द न्यूक्लियस, ठीक है, अप टू डिस्टेंस ऑफ ऑर्डर 10⁻⁻14 मीटर। न्यूक्लियर फोर्सेस का शॉर्टेस्ट रेंज होता है, ठीक है ना, न्यूक्लियर फोर्सेस का शॉर्ट रेंज होता है, दे ऑपरेट विद इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में ही ऑपरेट कर सकते हैं, एकदम छोटा छोटा डिस्टेंस पे, ठीक है। उसी तरह न्यूक्लियर फोर्सेस जो होता है डिपेंड नहीं करता कभी भी न्यूक्लियन के चार्ज पे, ठीक है। न्यूक्लियर फोर्सेस डू नॉट ओबे इन्वर्स स्क्वायर लॉ, ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ भी ओबे नहीं करता, यानी पालन नहीं करता। इन्वर्स स्क्वायर लॉ जैसे कि इन्वर्स 1/r का फॉर्म, इस टाइप का कोई फॉर्म ये नहीं करेगा, ठीक है। दे वेरी इन्वर्सली एज सम इज हाई पावर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस, मतलब इसका कोई मतलब नहीं है, मतलब यही कि कहने का मतलब सिंपल यही चीज़ है कि दोस्तों ये जो चीज़ है, क्या मैंने जो बताया अभी आप लोग देखिए, न्यूक्लियर फोर्सेस डू नॉट ओबे इन्वर्स स्क्वायर लॉ, दे वेरी इन्वर्सली एज सम हायर पावर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस, दे वेरी इन्वर्सली एज सम हायर पावर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस। जो दो न्यूक्लियस में जो हायर पावर लगता है डिस्टेंस का, उसके इन्वर्स होता है, मतलब इसको एकदम कम से कम डिस्टेंस चाहिए इसको लगाने के लिए। ये फोर्स स्ट्रॉन्ग उतना ही है, बट ये डिस्टेंस ज़्यादा डिस्टेंस पे काम नहीं करेगा, ये भी चीज़ है इसका। दे आर बेसिकली अट्रैक्टिव फोर्सेस, आप लोगों को पता होना चाहिए, ज़्यादातर अट्रैक्टिव होते हैं। ओनली व्हेन डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस इज लेस देन 0.5 फर्मी, 0.5 फर्मी से भी कम हो गया जब न्यूक्लियस का डिस्टेंस के बीच में बात हो रहा है दोस्तों, जब भी फर्मी होता है उसको नापते हैं डिस्टेंस के बीच में, न्यूक्लियर फोर्सेस बिकम रिपल्सिव, ठीक है। इससे भी कम हो जाएगा तब वो दूर भागने लगेगा, क्योंकि एक लिमिटेशन होता है, इससे भी कम हो जाएगा तो आपको तो दूर भागना ही पड़ेगा, ठीक है ना दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा। न्यूक्लियर फोर्सेस आर नॉन सेंट्रल फोर्सेस, ये नॉन सेंट्रल फोर्सेस होते हैं, कोई इसका केंद्रित तय नहीं होता, कोई केंद्र सही नहीं होता, कहीं पे भी लग सकता है, ठीक है। दे आर आल्सो नॉन कंजर्वेटिव, ये नॉन कंजर्वेटिव है क्योंकि इतना छोटा ही है, क्योंकि आप लोग कन्वर्स इतना छोटा होने के कारण ही हम लोग इसको कंजर्व नहीं कर सकते। द फील्ड पार्टिकल फॉर न्यूक्लियर फोर्सेस इज पाई मिशन, जो फील्ड पार्टिकल होता है इसमें पाई मिशन होता है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा, फील्ड पार्टिकल इंपॉर्टेंट है सभी चीज़ का। इससे पहले जो फील्ड पार्टिकल था वो फोटोन था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के लिए, उससे पहले जो था दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए क्या क्या था, देखिएगा, एक बार रिवाइज जरूर कीजिएगा दोस्तों, ज़्यादा पढ़ने से अच्छा एक और चीज़ को पढ़िए और रिवाइज कीजिए दोस्तों। एक देखिए दोस्तों, सिंपल फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर का टेबल मैंने बना चुका हूँ अपने से ऑपरेट करके, तो ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा इसको शॉर्टेज से सिर्फ समराइज़ करने के लिए। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, इसका रिलेटिव डिस्टेंस 1 होता है और रेंज इन्फिनिटी होता है, कहीं से भी लग सकता है, ठीक है, ऑपरेटिंग बहुत लंबा डिस्टेंस से भी लग सकता है। ऑल ऑब्जेक्ट इन यूनिवर्स, सभी ऑब्जेक्ट यूनिवर्स के सभी ऑब्जेक्ट पे एप्लीकेबल है। वीक न्यूक्लियर फोर्सेस क्या होता है दोस्तों, ये 10⁻25 है इसका, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स का। वेरी शॉर्ट सब न्यूक्लियर साइज है 10⁻16 फर्मी, ठीक है ना, फर्मी 10⁻15 को बोलते हैं, 10⁻16 को क्या बोलते हैं आप लोग को बताना है, क्योंकि पहले के क्लास में पढ़ा चुका हूँ मैं इस चीज़ को। सब एलिमेंट्री पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन ही है, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में ही लगता है, यानी जो न्यूट्रॉन होता है दोस्तों इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन में ही लगता है, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है दोस्तों 10⁻36 टाइम्स हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स का, ये भी इन्फिनाइट पे लगता है, ठीक है, क्योंकि चार्ज पार्टिकल है, कितना दूर में भी रख दें आप लोग देख सकते हैं, बट हाँ कम बेसी हो सकता है, कम या ज़्यादा हो सकता है इसका इफेक्ट जो चार्ज होता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस 10⁻38 टाइम होता है, ये वेरी शॉर्ट न्यूक्लियर साइज में लगता है, मतलब वेरी शॉर्ट, और न्यूक्लियर साइज 10⁻15 मीटर होगा तभी लगेगा, ये न्यूक्लियस और हेवी एलिमेंट्री पार्टिकल पे लगेगा, एलिमेंट्री पार्टिकल में जो हेवी होगा उसी पे लगेगा, अदरवाइज समझ सकते हैं आप लोग दोस्तों। आई होप तो दोस्तों 1 आवर का लेक्चर हो चुका। अब देखिए यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस क्या होता है, तो दोस्तों ए लॉट ऑफ फोर्सेस, देखिए क्या है, लॉट ऑफ इफर्ट हैव बीन मेड टुवर्ड यूनिफिकेशन डिफरेंट थ्योरी। यूनिफिकेशन मतलब कोई भी फोर्स का एक चीज़ होना, उसको बहुत सारा साइंटिस्ट अलग अलग तरीक़ा से दर्शाया है, बट वो चीज़ है क्या, वही एक चीज़ को सभी मिल के जो बनाया है उसी को बोलते हैं यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस। तो 1687 में न्यूटन साहब जो थे ये यूनिफाइड किए थे टेरेस्ट्रियल एंड सेलेस्टियल मैकेनिक्स जो होते हैं, सम लॉज ऑफ मोशन दिया गया था, ठीक है ना, एंड द लॉज ऑफ ग्रेविटेशनल अप्लाई टू बोथ, मतलब ये सेलेस्टियल मैकेनिक्स पे भी और यूनिफाइड टेरेस्ट्रियल एंड सेलेस्टियल मैकेनिक्स जो तो मतलब जो उल्के पिंड जो होते हैं जो बड़ा बड़ा प्लेनेट पे भी लगता है और टेरेस्ट्रियल बॉडी पे भी लगता है, पानी जात पे भी ये फोर्स लगता है ग्रेविटेशन का, ये न्यूटन साहब ने खोजा था पहले समय में, ठीक है। ग्रेविटेशनल दोनों में चीज़ में अप्लाई था, ठीक है, दोनों चीज़ में। आई होप सो समझ में आया। ओरेस्टेड क्या है और फैराडे क्या है, ये दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना को अलग अलग किया था, मतलब बोला था कि ये बांटा नहीं जा सकता, ये चीज़ को खोजा गया था, तो यही चीज़ यूनिफाई किया गया था, मतलब 2-3 साइंटिस्ट मिलकर एक ही चीज़ को खोजें तो उसका पुष्टि अच्छे से हो चुका। यूनिफिकेशन मतलब एक चीज़, एक का आधार मानना, ठीक है ना, एक चीज़ को प्रूव करना, सभी साइंटिस्ट के द्वारा एक चीज़ को सत्य मानना, ठीक है ना, वही यूनिफिकेशन होता है। मैक्सवेल क्या होता है, 1873 में ये खोजे गए थे, यूनिफाइड किए थे इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड ऑप्टिक्स, सेविंग दैट लाइट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो मतलब ये चीज़ इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड ऑप्टिक्स के बारे में बताया था कि लाइट
मतलब ये 3 चीज़ से रिलेटेड बताया था कि लाइट जो होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं, मतलब इलेक्ट्रो प्लस मैग्नेटिक का वेव पैदा करने वाला चीज़ होता है क्या, लाइट, जो कि मतलब लाइट एक वेव भी है। उसी तरह अबू सलम जो थे वो भी थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में खोजे थे। तो ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेचर ऑफ फिजिकल लॉ, तो 4 नेचर का लॉ है जो कि बहुत ही ज़्यादा बेसिक्स है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो ये 4 चीज़ें क्या है, 4 चीज़ में इसमें क्या है ना कि सिंपली आप लोग पहले भी पढ़े होंगे कि कंजर्व कैसे हम लोग कर सकते हैं एनर्जी को। तो सिंपल है, टोटल एनर्जी एंड ऑल काइंड इन दिस यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। जितना भी एनर्जी है वो कांस्टेंट है, ठीक है। जितना भी टोटल एनर्जी है पूरा ब्रह्मांड में, ठीक है, वो क्या है, कांस्टेंट है, स्थिर है, ठीक है। एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, वो स्थिर रहता है, वो सिर्फ ट्रांसफ़र कर सकते हैं हम लोग, उसको कम बेसी नहीं कर सकते, वो एक जगह पे स्थिर होता है, उसको कभी घटा बढ़ा नहीं सकते हैं उसको, हाँ कम सिर्फ ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसका चीज़ वैल्यू को इसमें शेयर कर दिए, उसका वैल्यू को इसमें शेयर कर दिए, बस उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एनर्जी कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर और ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मतलब एक जगह से दूसरे जगह हम लोग इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बट इसको सिंपली हम लोग इसको क्या कम या ज़्यादा नहीं कर सकते, घटा बढ़ा नहीं सकते, सिंपली ये चीज़ इसमें बोला है। जैसे कि E=mc², आइंस्टाइन का था, ये भी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी था। सिंपली इसमें क्या था ना दोस्तों कि E बराबर एनर्जी होता है, M बराबर मास होता है, C बराबर स्पीड ऑफ लाइट होता है। तो स्पीड ऑफ लाइट, देखिए एनर्जी जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर का, ठीक है, वो चीज़ बताया गया था। और M जो है मास था, ठीक है। तो कोई भी चीज़ उसी तरह है। अब देखिए दोस्तों, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट में जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जो था, रॉकेट भी इसी पे काम करता है दोस्तों। एक और फिजिक्स का एयरफोर्स एक्स ग्रुप में और नेवी SSR में भी पूछा गया था बहुत पहले। और एयरफोर्स का एग्जाम में कब पूछा गया था दोस्तों, यही 2018 में पूछा गया था फर्स्ट में, कि जो हमारा रॉकेट काम करता है वो किस बेसिस पे, किस लॉ पे काम करता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे ही काम करता है। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज द लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स अनचेंज्ड, मतलब अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है, ठीक है, तो जो मोमेंटम क्या होता है, पी बोले तो पी से डिनोट करते हैं मास इंटू वेलोसिटी होती है मोमेंटम, आप लोगों को पता होना चाहिए, इतना आसान चीज़ है। तो लीनियर मोमेंटम भी वही चीज़ होती है ऑफ अ सिस्टम। किसी भी सिस्टम पे जो लीनियर मोमेंटम लग रहे हैं हमारे, मोमेंटम क्या होता है दोस्तों, एक तरह का, हिंदी में तो मुझे नहीं पता मोमेंटम मतलब क्या होता है, मोमेंट करना, किसी भी चीज़ का मूवमेंट होना, मूवमेंट से ही कैसे कितना मूवमेंट हुआ उसी चीज़ को बताता है लीनियर मोमेंटम, किस डायरेक्शन में मूवमेंट है। तो यहाँ पे लीनियर की बात हो रहा है, लीनियर में मूवमेंट हो रहा है, सिंपली चीज़ है मास का वेलोसिटी हो जाना, मास के वेलोसिटी से साथ इंटू हो जाना, तो वो चीज़ हो जाता है मोमेंटम, ठीक है। किसी भी सिस्टम का तब तक जो होगा मोमेंटम चेंज नहीं होगा जब तक कि कोई उसमें एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा दे, ठीक है, यही चीज़ उसमें होता है। उसी तरह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इसको कैसे हम लोग कंजर्व कर सकते हैं, कंजर्व करने का वही सब, कंजर्व मतलब संरक्षित करने का तरीका बताया गया। जब तक हम लोग बाहरी बल नहीं लगाएंगे तब तक वो संरक्षित रहेगा, मतलब वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। उसी तरह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या बोलता है, एंगुलर बोले तो ओमेगा, यानी एंगल बनाते रहना, एंगल बनाते रहना, गोल गोल एक ही पाथ पे ट्रैवल करते रहना, ठीक है ना। वी नो दैट रोटेटिंग ऑब्जेक्ट हैज़ इनर्शिया, इनर्शिया होता है दोस्तों, रोटेटिंग मोमेंट में इनर्शिया होता है। और इनर्शिया कहा होता है दोस्तों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहा होता है, आप लोग पता होना चाहिए इनर्शिया होता क्या, 10 में जरूर पढ़े होंगे, 9 में। उसी तरह इसको एडवांस में पढ़ना है, तो सभी चीज़ बेसिक, मैंने आज क्लास है तो सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ कैसे कंजर्व किया जाता है। तो एंगुलर मोमेंटम होता क्या ना कि सच ऑब्जेक्ट पोजेज मोमेंटम एसोसिएटेड विथ इट्स रोटेशन, मतलब रोटेशन करके जो मोमेंटम वैसा बॉडी जो मोमेंटम जिसका है, ठीक है, वो रोटेट कर रहा है, ठीक है, उसी को हम लोग एंगुलर मोमेंटम बोल देते हैं, नाम दे देते हैं, क्योंकि एंगल बना के मोमेंट करता है। एल बोले तो एंगुलर मोमेंटम से डिनोट होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और उसका इनर्शिया बोले तो उसी तरह होता है, आप लोगों को फॉर्मूला पता होना चाहिए। मोमेंट ऑफ द सिस्टम इज द टोटल एक्सटर्नल टॉर्क, टॉर्क क्या होता है दोस्तों, आर क्रॉस एफ, यानी रेडियस प्लस फोर्स जो लगता है दोस्तों, ठीक है, वही चीज़ होता है। तो सिस्टम इज जीरो, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। देखिए अगर कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग होना, सिस्टम इज जीरो, एक्सटर्नल टॉर्क अगर नहीं लगता, आर क्रॉस एफ, यानी कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता, सीधा सही मायने में बोला जाए तो एक वर्ड में, अगर कोई भी फोर्स किसी भी बॉडी पे नहीं लगता तो उसका एंगुलर मोमेंटम नहीं पॉसिबल है। और दोस्तों आप लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स ये सब जानते होंगे, आगे मैं पढ़ाऊँगा अच्छे से। और उसी तरह दोस्तों चार्ज को कैसे हम लोग संरक्षित कर सकते हैं, तो वो कैसे होता है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन आर नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट आर सिंपली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन। ये भी सेम चीज़ है, जब भी एनर्जी की बात हो या किसी भी चीज़ हो, चार्ज भी एक क्या है दोस्तों, एक प्रकार का एनर्जी प्रोवाइड करता है, हमारे फोर्स है, क्योंकि फोर्स है तो वो एनर्जी प्रोवाइड करेगा ही। और एनर्जी जब भी होता है कैसे कंजर्व होता है, वो क्या होता है दोस्तों, वो हमेशा कांस्टेंट होता है, मतलब जितना भी इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है दोस्तों वो कभी भी बनता नहीं है, ना बन सकता अपने से, नहीं वो ख़त्म होता है,
ठीक है। वो सिर्फ एक दूसरे से दूसरी जगह चेंज हो सकता है, ना ही बना सकते हैं, ना ही उसको ख़त्म कर सकते हैं, जो है वही रहेगा। अदरवाइज इतना चीज़ मैंने आप लोग को बताया। अब देखिए दोस्तों, हम लोग आगे क्या पढ़ने वाले हैं। जैसे कि मैंने 1A पूरा कंप्लीट किया, जिसमें कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ था क्या, जो कि फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। फंडामेंटल फोर्सेस मैंने बताया, रिवाइज कर लीजिए जल्दी से। क्या होता है कि पहला होता है ग्रेविटेशनल फोर्सेस। ग्रेविटेशनल फोर्सेस क्या होता है, दो ऑब्जेक्ट के दो मासेस के बीच में लगता है, ठीक है ना। कोई भी दो ऑब्जेक्ट है या वस्तु है, उसका मासेस के बीच में लगता है। क्या होता है, वो अट्रैक्टिव फोर्स होता है, ठीक है ना। उसके मास पे डिपेंड होता है। वो फोर्स जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या समानुपाती होता है दोनों के मास के बराबर, ठीक है, दोनों का मास का गुना के बराबर, ठीक है। और जो वो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी विथ कम्युनिपाती जो होता है वो रेडियस, उसका जो कितना सेपरेशन है, डिस्टेंस है दो ऑब्जेक्ट का, ठीक है, उस पर उसका स्क्वायर पे डिपेंड करता है। तो सिंपली वही चीज़ है कि जो सिंपल उसका वैल्यू भी मैंने बताया आप लोगों को 6.6 × 10⁻11 kg मीटर स्क्वायर, उसी टाइप का है। आपका यूनिट के बारे में आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस होगी। तो मैंने बताया ग्रेविटेशनल फोर्स वैसा फोर्स होता है, ये अट्रैक्टिव फोर्स होता है। ये दोस्तों पूरा ब्रह्मांड पे लगता है, ठीक है ना। ये दोस्तों पूरा बहुत अच्छा होता है, जो कि अट्रैक्टिव होता है, कभी नेगेटिव कभी रिपल्सिव हो नहीं सकता, नेवर रिपल्सिव। उसी तरह होता है। उसके बाद जो आया था दोस्तों वीक न्यूक्लियर फोर्सेज, जो कि परमाणु एटम का दोस्तों जो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर ही लग सकता है, ठीक है ना, जो कि न्यूक्लियस में होते हैं हमारे, जो कि वीक होते हैं, वो बीटा डीके से निकलते हैं, ठीक है ना, उसी पे काम होते हैं। तो वो क्या होता है दोस्तों, वो सबसे वीक फोर्स होता है पूरा यूनिवर्स में, जो है सबसे वीक फोर्स वो ग्रेविटेशनल है। उसके बाद देन आता है वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। उसके बाद देन आता है दोस्तों जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज जो है वो 10⁻36 टाइम्स होता है। और जो होता है आपका जो सेकंड जो फोर्स मैंने बताया आप लोग को, क्या बताया था कि जो वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है वो 10⁻25 टाइम होता है, वो ग्रेविटेशनल फोर्सेस का, ठीक है। इधर मैंने लिखा ग्रेविटेशनल फोर्सेस का 10⁻25 टाइम होता है। सोचिए कितना कम है, फिर भी ग्रेविटेशनल फोर्स पूरे यूनिवर्सल पे और अच्छे बड़ा बड़ा ऑब्जेक्ट पे भी वेरी कर सकता है। उसका डिस्टेंस पे कोई दिक्कत नहीं है, वो कितना भी डिस्टेंस हो लगेगा जरूर, क्योंकि पूरा एटमॉस्फेयर भी, सन भी रिवॉल्व करता है, तो वो रोटेट करता है, या दिन रात जो भी प्रोसेस होता है वो भी ग्रेविटेशन के कारण होता है। ग्रेविटेशन होता किस लिए, कैसे होता है ग्रेविटेशन, वो एटमॉस्फेयर होता है हमारे प्रेजेंट अर्थ में, इसलिए होता है। तो मैंने इतना चीज़ बताया। उसके बाद थर्ड नंबर में जो मैं डिस्कस कर रहा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, तो वो 10⁻36 टाइम होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, वो ग्रेविटेशनल फोर्स का 10⁻36 गुना स्ट्रॉन्गर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स की अपेक्षा, ठीक है। बट अलग अलग पार्टिकल पे लगता है, सभी पार्टिकल पे नहीं होगा, वो चार्ज पार्टिकल पे ही होगा। उसी तरह जो मैंने बताया स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, ये जो है दोस्तों ये भी लगता है, ये 10⁻38 टाइम्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्सेस का, ठीक है। तो रिलेशन आपसे पूछ देगा कौन कितना का पावर होता है, तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, जो कि एनडीए में पूछा भी है और पूछ भी सकता है, ठीक है। नहीं पूछा तो पूछ देगा, और पूछा है तो अच्छी बात है, उसको दोबारा से कर लीजिए, दोबारा पूछे तो दिक्कत ना हो। क्योंकि दोस्तों जब भी पेपर बनता है तो 70% प्रीवियस कॉन्सेप्ट होता है, 30% न्यू कॉन्सेप्ट ऐड किया जाता है। और जो भी 70% प्लस 30% दोनों कर लेता है, और 70% भी कर लिया तो उसका डेफिनेटली सिलेक्शन होगा, क्योंकि 50% पे ही सिलेक्शन होता है। और डिफेंस की तैयारी करें तो आप लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों, ऑफिसर लाइक क्वालिटी होनी चाहिए और स्मार्ट वर्क करना आना चाहिए। क्योंकि दोस्तों आप लोग को एवरेज वहाँ पे चाहिए, ना कि बहुत ज़्यादा तेज, ना ही बहुत ज़्यादा लो। उन लोग को एवरेज चाहिए, उन लोग को सभी क्वालिटी होनी चाहिए, सभी काम करने के एबल होना चाहिए एक फ़ौजी। इसलिए फ़ौजी की तैयारी कर रहे हैं तो स्मार्ट वर्क जरूर कीजिएगा और अच्छे से पढ़िएगा जरूर। जितना पढ़ा रहा हूँ फेथ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक एजुकेटर पर फेथ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फेथ नहीं रखिएगा तो आप लोग का कोई भी कहीं से सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चैनल पे सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बंदा को जोड़िए, सिलेक्शन का जिम्मेवारी मेरा है। आप लोग जितना ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा मैं उतना अच्छा से एजुकेशन प्रोवाइड करा सकूँगा, कंटेंट प्रोवाइड करा सकूँगा। दोस्तों लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा, आज मैंने 1 का ए पार्ट में सभी फंडामेंटल प्रोसेस मैंने कवर करा चुका हूँ, ठीक है। नेक्स्ट होगा जो क्लास होगा 1B होगा, वो स्टार्ट होगा दोस्तों यूनिट्स में, यूनिट्स एंड डायमेंशन का जो चैप्टर है उसमें स्टार्ट होगा। इतना भी कैसे मेजर करते हैं, मेजरेबल चीज़ होता है, बिल्कुल बेसिक से क्लास है दोस्तों, इसलिए थोड़ा झेलना पड़ेगा, या थ्योरी आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। जो बात है क्लियर, प्रॉपर नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम पे मिलेगी और दोनों डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ। राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम, सत श्री अकाल, आदाब। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना, हमारे साथ पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टेक केयर रहिए, अपने घर में सुरक्षित रहिए। और सभी मैथ का भी क्लास अपलोड होगा धीरे धीरे, जो भी क्लास डिले हुआ मैराथन में कंप्लीट करा दी जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो आई होप से दोस्तों सेलेक्टेड क्वेश्चन का सीरीज जो आ रहा है उसको भी देखना मत भूलिएगा। और सभी को जोड़िए दोस्तों, चैनल पे बहुत ही कम आप लोग का सपोर्ट दिख रहा है, सपोर्ट करते हैं बट बहुत कम, बिना और क्लासेस सभी को वॉच करना दोस्तों, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो एयरफोर्स नेवी, क्योंकि सभी के लिए फिजिक्स सभी एग्जाम में आती है, डिफेंस के एग्जाम में, और सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिजिक्स पता ही दोस्तों साइंस है, साइंस जो साइंस के एस्पिरेंट है उनके लिए भी अच्छा होगा, पढ़ने के लिए अच्छा होगा, और जो नहीं है उनको तो बेसिक से मिल ही रहा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दोस्तों, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, पेड कोर्स के जैसे आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इतना तो आप लोग के लिए बनता है एक टीचर के नाते, ठीक है।
एक स्टूडेंट के नाते। जय हिंद, जय भारत, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड होगी कल के शेड्यूल में, और सभी इंपॉर्टेंट जो दोस्तों प्लेलिस्ट है वीडियो सभी मिल जाएगी। इसको प्लेलिस्ट में बन जाएगा तो कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा।